तब मुझे एक डाउट पूछना था। सभी को जय जिनेन्द्र। रिस्पेक्टेड विपिन जी, सौरभ जी, डॉक्टर भरत शास्त्री जी, विद्युत जी। आज ये करियर काउंसलिंग का सेशन गोलापुर युवा कल्याण सेवा द्वारा रखा गया है। जैसे ही हम ये विचार मन में लाते हैं, गोलापुर सब निश्चित तौर पर हम बुंदेलखंड एरिया हमारे दिमाग में स्वतः आ जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अ, हम सभी लोग ज़्यादातर छोटे कस्बों से या छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। मैं स्वयं एक छोटे से गांव मेनवार करके एक गांव है ललितपुर जिले में, वहां से हूँ। मेरे गांव में जब मैं पढ़ता था तो सिर्फ प्राइमरी तक ही गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें मैं एक प्रमुख चीज आप सबसे बात करना चाह रहा था कि जब हम किसी विषय को चयन करते हैं तो हमारी रुचि उसमें जरूर होना चाहिए। क्योंकि जनरली जब हम 10th के बाद विषय चयन करते हैं तो किसी के कहने से या पेरेंट्स के प्रेशर से करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जनरली अभी सिनेरियो है आज का, बिल्कुल आप समझते हैं कि अत्यंत ही घोर प्रतिस्पर्धा है। और अभी जो न्यूज हमारे सामने आ रही है, चाहे कोटा से हो या अन्य शहरों से, वो भी हम सभी को विचलित करने वाली होती है। तो मेरा सबसे पहला आप सभी से आग्रह है कि जब आप 10th क्लास आप पास कर लेते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी रुचि किन विषयों में है। क्योंकि आपकी रुचि के विपरीत अगर आप कोई विषय या फैकल्टी ले लेंगे तो फिर आप उसको एक तरह से अधूरे मन से, कहीं ना कहीं आपके मन में एक हमेशा डाउट रहेगा कि आप अपने मन का जो करियर बनाना चाहते हैं उसकी तरफ नहीं जा। आपने जरूर पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर जरूर इस टाइप का है कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता है और उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग की तरफ पुश कर देते हैं। तो साथ में मेरा पेरेंट्स से भी आग्रह है कि हमेशा बच्चों की रुचि का पहले परीक्षण कर लें, उसको थोड़ा काउंसलिंग दे दें रुचि के संबंध में। उसके बाद ही उसको किसी भी विषय के चयन के बारे में आप उसको गाइड कर सकते हैं। तो इसमें बच्चे के साथ साथ, क्योंकि बच्चा जब 10th पास करता है तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है। क्योंकि हम जब कक्षाएं ये सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कक्षाओं में थे तो हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि उस समय हमारे पेरेंट्स भी उतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे और उनको मन में कुछ इस टाइप की बातें आती भी नहीं थी। तो हम लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां थी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। पर चूंकि आप आज जमाना पूरी तरह से बदल गया है, सूचना तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि हमारे मुट्ठी में पूरा सूचना तंत्र है। तो उस सूचना तंत्र का प्रयोग करके अपनी रुचियों के हिसाब से आप कैरियर पसंद करें कक्षा 10वीं के बाद। इसमें देखिए मेडिकल और इंजीनियरिंग तो है ही अभी वर्तमान में प्रचलित, क्योंकि हर पेरेंट्स से यही आजकल सपना देखता है कि उनका बच्चा या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। पर आप समझते हैं कि आकाश अनंत है, आकाश की कोई सीमा नहीं है। इसी तरह जॉब फील्ड्स की भी कोई सीमा नहीं है। जो मैंने चर्चा की है कि आप अपनी रुचि के हिसाब से जरूर चयन करें। आज हम देखते हैं कि खेलों में इतना बेस्ट करियर बनना है, सिंगिंग में बेस्ट करियर बनना है, डांसिंग में बेस्ट करियर बनना है, और भी अनेक अनेक क्षेत्र हैं जो आप अपनी रुचि से। एक नया क्षेत्र भी मैं जरूर कहता हूँ कि पॉलिटिक्स भी एक अच्छा जॉब है। तो पॉलिटिक्स में भी हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हमारे समाज के लोग ब्यूरोक्रेट्स बने, आईआईटीएन हो, इंजीनियर्स हो, मेडिकल हो, तो एक बड़ा गैप हम आज देख रहे हैं कि जैन समाज में राजनीतिक नेतृत्व का अभाव होता है। अभी जो परिदृश्य बन रहा है कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो लोगों जैन समाज को सीट कैंडिडेट नहीं बना रहे हैं।
तो उसके लिए जरूरी है कि हम ग्रास रूट लेवल से इस चीज को समझें। ये अदर ऑप्शंस में बता रहा हूँ। तो इनके अलावा भी हमें अपने अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे, अगर हम जबरदस्ती किसी भी ऐसी टफ लाइन में जाने का प्रयास करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम सफल हो पाए। क्योंकि आप अगर डाटा देखेंगे तो जैसा भी अभी सौरभ जी ने बताया कि लगभग 17-18 लाख बच्चे जेई में बैठ रहे हैं, लगभग 25 लाख बच्चे नीट एग्जाम में बैठ रहे हैं, और ये प्रतिशत लगातार गेन कर रहा है। हर साल लगभग 10 से 15% बच्चे इन दोनों एग्जाम्स में बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप बैंकिंग में भी देखेंगे कि बैंकिंग में अगर कोई जॉब निकलती है, चाहे वो क्लेरिकल हो या पीओ की हो, उसमें भी लगभग 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं आईबीपीएस में। और जो भी अनेकानेक वैकेंसी निकल रही हैं उसमें भी अगर देखा जाए तो एक सीट्स के लिए 1000 प्लस बच्चे उसमें फाइट करते हैं। तो जब हम किसी क्षेत्र विशेष में रुचि पूर्वक किसी कैरियर के क्षेत्र में हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरी तरह समर्पित भाव से, पूरे त्याग के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने जो आपका गोल होगा उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा, एक बच्चे ने अभी प्रश्न किया था कि सुपर 100 क्या है। एक सुपर 100 एक मध्य प्रदेश शासन की स्कीम है जिसमें 2 स्कूलों में हम एडमिशन देते हैं। एक तो भोपाल का एक्सीलेंस सुभाष स्कूल है और एक इंदौर का मल्टीपर्पज मलाराश्रम स्कूल है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स में एमपी बोर्ड से 10th पास करने वाले बच्चों के लिए ही ये स्कीम अवेलेबल है। और इसकी एग्जाम भी होती है, एंट्रेंस एग्जाम 15 मई तक। जो ओपन स्कूल की साइट है उस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। पर उसमें 2 शर्तें मुख्य रूप से हैं कि आप एमपी बोर्ड से और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग किसी स्कूल से 10वीं पास हो। और उसमें दोनों स्कूल्स में 50-50 सीटें हैं। 50 सीटें जेई के लिए हैं, 50 सीटें नीट के लिए हैं और 50 सीट्स हैं क्लेट के लिए या सीए के लिए भी अवेलेबल है। अभी मैं बता दूं कि इस साल मलार आश्रम में 50 बच्चों ने जेई दिया था, जेई मेंस। उसमें से 23 बच्चे जेई मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। पूरी जो कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनसे हमारा टाई अप होता है। अभी एलन की कोचिंग से हमारे बच्चे कोचिंग ले रहे थे और उनको फ्री हॉस्टल सुविधा है, स्कूल सुविधा है, मेस सुविधा है और कोचिंग के आने जाने के लिए बस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो सरकारी स्कूलों से अगर उनने 10th पास की है तो उनको जरूर सुपर 100 के लिए आवेदन करना चाहिए। 15 मई उसकी आखिरी तारीख है और जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। जिले के जो एक्सीलेंस स्कूल्स हैं वो एग्जाम सेंटर्स होंगे। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो ये समझते हैं कि बड़े कॉलेज की, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, बहुत मोटी फीस होती है। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो हमारा समाज है वो आर्थिक रूप से अभी उतना विकसित समाज नहीं है कि वो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मोटी फीस भर के और अपनी आगे की शिक्षा जारी कर सके। उनके लिए सुपर 100 स्कीम बहुत अच्छी है। अभी हमारे बच्चों ने, आज 50 बच्चों ने नीट एग्जाम भी दी है। पिछले साल का अगर हम डाटा देखें तो हमारे 17 बच्चे नीट में भी सिलेक्ट हुए थे सुपर 100 से। तो बहुत अच्छी स्कीम है मध्य प्रदेश शासन की, इसमें आप जरूर जाएं और आपको बहुत ही कम खर्च में आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। एक हमारी स्कीम और है, एक मध्य प्रदेश शासन लैपटॉप देता है। वो जो 12th में बच्चे होते हैं, अगर वो 75 प्लस स्कोर करते हैं तो उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग देता है। तो जो बच्चे अभी
24-25 में 12th में 11th पास करके आ रहे होंगे, उनके लिए ये भी एक अच्छा गोल है। बाकी गोल तो है ही आपके सामने, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं, पर एक जब हम अपनी योग्यता से कुछ भी अचीव करते हैं, स्पेशली हम कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो आप 25,000 का रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से दूसरा एक और है कि जो जिनके अभिभावकों की मासिक आय, वार्षिक आय कम है, उन्हें EWS सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहिए। क्योंकि अभी आप डेटा देखेंगे, जेई मेंस का जो रिजल्ट आया है, उसमें आप देखेंगे कि EWS के बच्चे भी बड़ी संख्या में सिलेक्ट हुए हैं। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए प्रतिभा ही एकमात्र विकल्प है आगे बढ़ने का। तो उसमें अगर हम आर्थिक रूप से उतने सक्षम अपने आप को नहीं पाते हैं, तो EWS सर्टिफिकेट आप सभी को जरूर बनवाना चाहिए। विशेषकर जो रूरल एरिया में है, जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, उन सभी को EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट बनाना बहुत सरल है, आप तहसील कार्यालय से उसको बना सकते हैं, ऑनलाइन बनता है। तो आप इस तरफ भी प्रयास करें। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि आप के लिए आपके समक्ष अनंत संभावनाएं खुली हुई है। आप अपनी रुचि को केंद्रित करें और आप ये जरूर देखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें। और देखिए, अभी मैं जब अपने काम पर जाता हूँ, अपने नौकरी पर जाता हूँ, तो मेरा एक मॉनिटरिंग का काम है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और मैं हर साल कई हजार बच्चों से बात करता हूँ, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनसे। फिर हमारी जो सुपर 100 स्कीम है, उनसे भी मैं मल्हार आश्रम स्कूल में लगातार विजिट करता हूँ, हॉस्टल्स में भी जाता हूँ और बात करता हूँ। तो मुझे ये जरूर लगता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेडिकेशन की कमी मैं देखता हूँ, और पूरी त्याग की भावना की भी कमी देखता हूँ। देखिए, जब आप कोई बड़ा गोल रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। स्पेशली आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी दूरी बनाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया ही ज्ञान का मार्ग है, पर हमें उसको नियंत्रित तरीके से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्पेशली जब तक हम इसको सोचेंगे नहीं, तब तक हम पूरा डेडिकेशन आएगा नहीं। क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। 5-7 मिनट में चाहे मैसेज आए या कुछ नहीं हो, हमें अपना मोबाइल हाथ में लेने की आदत हम सभी की हो गई है। तो हमें जरूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने गोल को समर्पित भाव से अपना लक्ष्य देखते हैं, अपने गोल को देखते हैं, तो हमारे मन में थोड़ा त्याग की भावना होना आवश्यक है। हमारा धर्म भी कहता है कि अगर आप त्याग करेंगे, तो त्याग आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का त्याग करना है। अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करने की जरूरत है। जैसा कि विपिन जी ने कहा था कि लिमिट का मतलब आप लिमिटलेस नहीं होना है, आपको दिमाग से अपनी लिमिट को सीमित नहीं करना है, पर आप भौतिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपना जो लक्ष्य आपको है उसको प्राप्त करने में आपको काफी आसानी होगी। अभी इस टीम के बारे में तो सौरभ जी ने आपको बताया है, तो जरूर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि एक दो लाइनें सभी लोग बोलते हैं कि इस जीवन का जितना सुंदर सपना होगा, इस जीवन का जितना सुंदर सपना होगा, तो इस तन को उतना ही तपना होगा। चाहे हमारे तीर्थंकर को हम देखेंगे, हमारे हमारे आचार्य भगवंतों को देखेंगे, उनके जो गोल तीर्थंकरों के जो रहे हैं, उनने तप करके अपने आप को तपा के मोक्ष पद प्राप्त किया है। हमारे आचार्य भगवंतों को भी देखेंगे कि कितनी कठिन साधना हम वो करते हैं। इसी तरह के अगर हम अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें भी कठिन तपस्या और साधना करना पड़ेगी। तभी हम अपने
लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं कर पाएंगे। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस में हैं, आपको बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं, स्कॉलरशिप के भी रास्ते उपलब्ध हैं। एक जैन अल्पसंख्यक भी हैं, तो उस स्कॉलरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। विभिन्न तरह के ट्रस्ट भी आपको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उस तरफ भी आप जा सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि हमारी आर्थिक स्थिति हमारे लक्ष्य के बीच में कोई बाधा है नहीं। तो आप इस तरफ से निश्चिंत रहें, और आप जितनी लगन और निष्ठा से पढ़ाई करेंगे, आप उतने ही कंफर्ट जोन में जाके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत सर सुपर 100 के लिए मेरे क्वेश्चन था सर एक। हाँ, पूछ लीजिए बेटा, पूछो। सर वो उसमें कोचिंग और वो स्कूल रहता है, तो क्या स्कूल डमी रहता है क्या? नहीं, स्कूल डमी तो नहीं रहता है। स्कूल सुबह शिफ्ट में चलता है, और बाद में कोचिंग होती है। स्कूल भी आपको 2-3 क्लासेस अटेंड करनी होती है, और बाद में आपको पर 5 या 6 घंटे कोचिंग क्लास में भेजा जाता है। सर और कोचिंग कौन सी मिलती है हमारे लिए? एलन की से टाई अप होता है। अभी इस साल 2023-24 में हमारे एलन कोचिंग क्लासेस से टाई अप था, और नीट के लिए और जेईई दोनों के लिए एलन से था। तो आपको सुपर 100 की एग्जाम देना चाहिए। 15 मई उसकी आखिरी तारीख है, और बहुत जल्दी उसकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी। तो अब बहुत अच्छा विकल्प है सुपर 100 मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का। इसमें सर और कुछ थैंक यू। पूछना हो तो पूछ। वो हॉस्टल सुविधा भी है, बढ़िया खाना भी मिलता है, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, और जब भी मैं सुपर 100 मेस में जाता हूँ तो भोजन जरूर टेस्ट करता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ। तो बहुत अच्छा विकल्प है, और टीचर्स भी अच्छे हैं वहाँ मल्हार आश्रम में और एक्सीलेंस स्कूल भोपाल में। तो आप निश्चित तौर पर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। थैंक यू। कर जय जिनेंद्र। पीपीटी एक शेयर है, हालांकि सौरभ जी ने सभी स्ट्रीम्स के बारे में बता दिया है, वो उसी टाइप की पीपीटी है, शेयर कर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बताओ। सर मैंने अभी कक्षा 10वीं का एग्जाम दिया है सीबीएसई बोर्ड से। सर हाँ। लेकिन मैं 11वीं में मैथ्स की स्ट्रीम चूज करना चाहता हूँ सर, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग या एनडी जैसे कोई परीक्षा में अपियर नहीं होना है, तो मैं और कौन कौन से विकल्पों को चुन सकता हूँ अपने भविष्य के करियर के लिए? देखिए, आप जब मैथ्स स्ट्रीम लेते हैं तो पूरी पूरा आकाश आपके लिए खुला होता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग करना जरूरी नहीं है पीसीएम के बाद। आप कोई सी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, सभी आपके लिए खुला है, और आपको अपनी रुचि के हिसाब से जो भी क्षेत्र पसंद होगा उसमें आप जा सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक और डाउट था मेरा। हाँ, पूछिए। सर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्कोप है? देखिए, अगर आप 10th में के बाद ह्यूमैनिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत स्कोप है। अभी आपने देखा होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें देखेंगे कि अब स्ट्रीम के साथ अदर सब्जेक्ट भी शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो अभी स्कूल शिक्षा विभाग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है, पर इस सेशन से लागू होगी, हायर एजुकेशन में लागू हो गई है। तो आप अगर मानविकी या कला संकाय ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत सारे आईएएस का मैंने अकेडमिक रिकॉर्ड देखा है कि उन्होंने बीए करने के बाद या बीकॉम करने के बाद यूपीएससी किया है। और अभी मैं 2-3 ऐसे आईएएस को जानता भी हूँ जिनका ह्यूमैनिटी 11 से ही रहा है। पहले जब पुराना 11 चलता था, या फिर 10+2 आया, उन्होंने आर्ट संकाय से 11वीं-12वीं की, पर यूजी भी उन्होंने आर्ट से किया, और उन्होंने यूपीएससी या एमपीपीएससी को क्रैक किया है।
और डिवीजन वाइज भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे आईएएस का मैंने प्रोफाइल देखा है, वो सेकंड डिवीजन से उन्होंने यूजी किया है, सेकंड डिवीजन से 12th किया है, पर अपनी मेहनत से उन्होंने एमपीपीएससी या ईपीएससी को क्रैक किया है। तो इसके लिए आपके जीवन में अनंत संभावना है। ह्यूमैनिटी ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई अ, ऐसा सोचें कि ये थोड़ा लोअर लेवल का एक शंका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भी आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। स्पेशली आप चाहेंगे तो देखिए, जो भी अगर आईआईटीएन है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से यूपीएससी क्रैक कर रहा है, तो वो भी कला शंका का एक विषय है। तो इसमें कोई ऐसा छोटा मन करने की बात होती नहीं है। बस बात यह है कि हम पूरी क्षमता से, पूरी मेहनत से हम जब अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक, ओके। शेयर कर। पीपीटी हाँ शेयर करो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बताएं। मुझे साइबर सिक्योरिटी का फील्ड लेना है, बट क्या है ना, मुझे इंदौर में ही पढ़ना है, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में मुझे साइबर सिक्योरिटी, कैसे आगे बढ़ना है? हाँ आईटी वाले टॉपिक लॉन्च करो। हाँ आईटी वाला टॉपिक जो है उसी में साइबर सिक्योरिटी है। अभी आपसे बात करेंगे विद्युत जी। विद्युत जी वो आपको बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी, अब चूंकि नया एआई साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड में नए नए जॉब्स आ रहे हैं, उसके बारे में हमारे जो अगले गाइड होंगे, स्पीकर होंगे, वो आपको जरूर बताएंगे। एक पीपीटी है जो हमारे ग्रुप से, जिस ग्रुप के थ्रू आपको ये लिंक मिली है आज की कैरियर काउंसलिंग की, उन्हीं ग्रुप्स पे मैं शेयर कर दूंगा। इस पीपीटी से आप जरूर थोड़ा बहुत फायदा उठा पाएंगे। आगे अगली स्लाइड कर देखिए कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। आप जानते हैं कि जनसंख्या में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और अभी जो वर्तमान दौर है वो बहुत ही प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का दौर है, और इसमें जो दृढ़ होगा, मजबूत होगा, पक्का होगा, वही टिक पाएगा। तो हमें अपने एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हमें मानसिक रूप से भी बहुत दृढ़ बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रयास करते हैं तो अनेक बार हमें उसको फेस करना होता है। जरूरी नहीं है कि हमें पहले प्रयास में ही सफलताएं मिल जाए। अभी आपने एक जरूर पिक्चर देखी होगी, मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, 12th फेल, जो वास्तविक जीवन चरित्र पर आधारित है। तो आपको मानसिक रूप से दृढ़ होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं दूसरा एक विकल्प भी दूंगा कि आपको फिजिकली फिट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे तभी आप पूरी क्षमता के साथ किसी भी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में को फेस कर पाएंगे। क्योंकि हमें कभी भी जरूरी नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो पहले प्रयास में ही सफल हो जाते हैं। पर हमारे ऐसे बच्चे जो हैं जो पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं, उनको ये बहुत ही आवश्यक है वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दृढ़ हो, और उनके पेरेंट्स को भी काफी सहनशीलता के साथ अपने बच्चे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। तो मेरा दोनों के लिए है, बच्चे के लिए भी है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी दृढ़ हो, और पेरेंट्स के लिए भी है कि उनमें थोड़ी लंबी सहनशीलता की आवश्यकता होती है। देखिए, हम जो सौरभ जी ने बात की थी ना कि हमें किस तरह से अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जब हम एक सेट खरीदने बाजार में जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। स्पेशली हम ये जरूर देखते हैं कि हमें कौन सा रंग पसंद है, हमारे पर्सनालिटी पे कौन सा रंग सूट करता है। तो हमें कैरियर जब हम चयन करते हैं तो हमें
इसी विचार से अपने कैरियर का चयन करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सूट करेगा, हमारे लिए हमारी किस तरफ हमारी क्षमता है, और हम अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हमें कौन सा कैरियर जाना चाहिए। ये 10वीं के बच्चों के लिए है, क्योंकि जब वो अभी एमपी बोर्ड का रिजल्ट तो आए हो गए 5-7 दिन हो गए हैं, और 20 तारीख के बाद सीबीएसई का भी रिजल्ट आने वाला है। तो जब वो अपने कैरियर स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे तो जरूर अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और उसी हिसाब से चयन करेंगे। ये एक डाटा है कि ऐसे बच्चे जो बिना रुचि के किसी स्ट्रीम में चले जाते हैं बाद में, पर उन्हें ऐसा एहसास होता है, चाहे वो आईआईटीएन हो या मेडिकल की लाइन में हो, वो बीच में ही अपनी डिग्री को छोड़ देते हैं और कोई और अपना कैरियर विकल्प चुन लेते हैं। तो जरूर हम जब अपना 10th के बाद अपना विषय चयन करेंगे तो इन सभी बातों को जरूर आप ध्यान रखेंगे कि आपके लिए सही विकल्प क्या है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारी रुचि का फील्ड ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। जब हम अपने रुचि के फील्ड में जाते हैं तो हम पूरी अपनी क्षमता, क्योंकि हमारे पास ये चैलेंज भी रहता है कि मैंने अपनी खुद की रुचि से इस फील्ड में जाना पसंद किया है, तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ा ऑटोमेटिक लक्ष्य आ जाता है कि इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना ही है, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से अपना कैरियर चयन किया है। तो निश्चित तौर पर आपको अपनी रुचि के हिसाब से कैरियर चयन करना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस दुनिया में अगर 7 अरब लोग हैं तो भगवान ने 7 अरब अलग अलग डिजाइन के लोग बनाए हैं, अलग अलग मानसिक क्षमता के लोग। आप देखेंगे कि किसी की शक्ल किसी से मिलती नहीं है, 7 अरब लोगों की किसी को, इवन अगर ट्विंस भी है उनकी भी 100% मैचिंग नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपनी क्षमता को जरूर पहचानना है। दूसरा, जैसा कि प्रारंभ में विपिन जी जुड़े थे, एक छोटे से गांव से और एक सामान्य सरकारी स्कूलों से उन्होंने कैरियर अपना शुरू किया था, और हम सभी भी जो विभिन्न शहरों में किसी प्रकार के जॉब में हैं या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, हम सभी भी अपने छोटे छोटे गांव से सरकारी सिस्टम में पढ़ के ही यहाँ तक आए हैं। तो सिस्टम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, स्कूल कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। मैं अपने ज़िले का जब डाटा देखता हूँ कि जो बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल हैं उनके बच्चे भी 10th में 12th में फेल होते हैं, और बाद में जब उनका स्कूल एडमिशन उनको नहीं देता है 11th में, तो वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने आते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि स्कूल कोई सा भी हो, हमारा समर्पण, हमारी प्रतिभा, हमारे प्रयास, हमारी मेहनत ही अंततोगत्वा हमें सफलता दिलाती है। इसमें एक अनुशासन, हमारा जैन धर्म भी अनुशासन की तरफ आपका ध्यान दिलाता है, और जीवन भी अगर अनुशासनात्मक ढंग से हम संचालित करेंगे, स्पेशली विद्यार्थी जीवन के जो 5 लक्षण हमारे ग्रंथों में या वैदिक ग्रंथों में बताए हैं, वो हमें उनको भी अपनाना चाहिए। उसमें अनुशासन बड़ा महत्व है, चाहे खान पान हो, चाहे निद्रा हो, या अन्य हमारे जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में अनुशासन लाने के लिए ही रखी गई है। तो जरूर अनुशासनात्मक हमारा छात्र जीवन होना चाहिए। इसके बारे में तो सौरभ जी ने काफी बता दिया है, और हम ये जो पीपीटी है आप सभी को शेयर करेंगे, जरूर आप इस पीपीटी का फायदा लेंगे। अंत में मैं शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बिना मेहनत किए हमें कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। पंचतंत्र में एक श्लोक है, उद्यमेनि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुखे। इसका अर्थ है कि बिना मेहनत के हमें कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। शेर जो शिकारी होता है, अगर वो शिकार करने का प्रयास नहीं करेगा तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। ये तो एक हिंसक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि इस जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
आप अनुशासनात्मक तरीके से मेहनत करें, अपना त्याग की भावना रखें, अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ें, तो आपकी सफलता में कोई बाधा, कोई बैरियर नहीं आ सकता है। निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय नरेंद्र कुमार जी जैन साहब। निश्चित ही युवा साथी आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। और इसी क्रम में मैं अब यहाँ आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री दीपक जी कनौतिया साहब को, जो कि पिछले 14 वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट, नेस्कॉम, आईएपी कंपनी लिमिटेड जैसे विभिन्न संगठनों में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षक और परामर्श देते आए हैं। वर्तमान में आप न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल इंदौर में विशेष शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और आप कैरियर काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग फर्म के रूप में भी आप अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। CACA, CBSE, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स जैसे कई प्रोग्राम्स में आप एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट, नेस्कॉम, आईएपी कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ काम करने का आपको विशेष अनुभव है। ऐसे माननीय श्री दीपक जी कनौतिया साहब हमारे बीच में हैं और युवा साथी आपको सुनने के लिए लालायत हैं। आपसे निवेदन है कि आप उनके उज्जवल भविष्य के लिए समुचित दिशा निर्देश देकर के मार्गदर्शित करें। माननीय श्री दीपक जी कनौतिया साहब। धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ, बराबर आ रही है सर। सेवा कल्याण ग्रुप जो आपका है, और ये काफी अच्छा लगा कि इतना अच्छा प्रयास हो रहा है और नई तकनीक के माध्यम से हो रहा है। और सभी विशेष जो लाभार्थी हैं और जो सभी की टीम है, खासतौर पे मुझे भरत जैन सर ने इनवाइट किया है, तो उनका और पूरी टीम का धन्यवाद। आज इस पूरे बात में मैं बहुत आराम से सुन रहा था। अभी जो सर पूरी बात बता दी है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे बताने लायक तो बहुत कम बचा है, बट फिर भी आज जो विद्यार्थी हैं, खासतौर पे जो लाभार्थी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और उनके लिए जो विशेष चीजें हो सकती है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी समय हमारा है उसमें। तो सर, मैं आपसे बस एक निवेदन करूंगा, जब भी आपको लगे कि समय अवधि जैसी भी लग रही है तो आप मुझे इशारा कर दें। ठीक है, तो शुरू करें। सभी मेरी आवाज पहुंच रही है? और अगर आप लोग चैट बॉक्स जो है वो अगर आप अवेल कर पा रहे हैं, तो क्या आप चैट में कुछ लिखेंगे, हेलो, हाय या कुछ भी जो आपको लग रहा है, आई एम हियर, या जो भी आपका नाम है, चलिए आप नाम ही लिख दीजिए चैट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि आप अपने चैट बॉक्स में कम से कम अपना नाम लिख दें या हाय लिख दें, सभी लोग जो लिख पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं चैट बॉक्स को एक्सेस। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि फिर सभी लोग जो है वो यहाँ जुड़े हैं और सभी के मैसेज। ओके, वेरी गुड। अरजीत आ गया है, विभा है, ईशांक है, तनिष्क जैन है जी, और भी लोग हैं, डी इंदौर साहब हैं, भरत कुमार जी, रचित जी हैं, आशु हैं, अरजीत है, प्रियांशु है, ओके, लक्ष्य जैन है, वंशिका जी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी लोग जागरूक हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए, मैं अपनी बात जो शुरू करूंगा वो खास तौर पे उस बात को लेकर शुरू करूंगा कि आपको करियर में करना क्या है। आप अगर 10वीं के छात्र हैं या 12वीं के छात्र हैं, वो सारी चीजें इस पे काम करेंगे। तो जो लोग 10वीं के छात्र हैं या 12वीं के छात्र हैं, वो अपनी चैट बॉक्स में 10th या 12th जो भी है, जिस लेवल पे आप हैं वो लिख दीजिए। कॉलेज में है, स्कूल में है, ओके, सोनल 12th में है, ठीक है। और भी कोई लोग? अंशु जो है वो 10th में है, वंशिका 10th में है, रोचित 10th में है, प्रियांशु 11th में है, सुहानी 11th में है। चलिए, मेरे पास में 10th और 11th और 12th। कॉलेज फर्स्ट ईयर में तनिष्क है, अरिजीत 12th एग्जाम कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, विभा 11th में है। चलिए, अंशु जैन 10th में, ईशांक 12th में, अनुपम 10th में,
चलिए, तो 10th और 12th का 10th 11th 12th ये 3 कैडर है मेरे पास में। आकांक्षी 10th में है, ठीक है, लक्ष्य 12th में, तो अनुपम 10th में है। तो आप सभी का स्वागत है, और आज ये आप बहुत सही समय पे सही चीजों से जुड़ गए हैं, क्योंकि 10th 11th 12th ये जो समय होता है ना, ये समय बहुत अच्छा होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये भाग्यशाली समय है स्टूडेंट्स का, खास तौर पे, क्योंकि यहाँ से सारी दिशाएं खुली हुई है। और आप निश्चिंत रहिए, जो 11वीं और 12वीं में भी हैं, अगर आपको करियर में कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब NEP लागू हो चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, जो आपको ढेरों विकल्प लेकर के आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो आज करियर को लेकर के अगर कोई भी टेंशन है तो आज यहाँ पे छोड़कर जाएंगे, क्योंकि करियर जो है वो आप सबका बना हुआ है, क्योंकि आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और इस ग्रुप से आपके करियर का मैनिफेस्टेशन होगा, यानी इस यहाँ से आपके करियर जो है वो एक बड़े रूप में आकार लेगा। और मेरी सबको शुभकामनाएं भी यही है। ठीक है, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं यहाँ पर एक करियर काउंसलर के तौर पर हूँ, और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें शेयर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मैं कुछ चीजें आपको शेयर कर दे रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और आप सबको शायद दिख भी रही होगी। ठीक है, ठीक है, हम बिगिनिंग से करेंगे। सर ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, जिसमें पहला पॉइंट लिखा है कंसीडर योर पैशन। ठीक है, तो मैंने आपको एक यहाँ पर एक याद करने के लिए, विभा ने बोला है, यस थैंक यू विभा, करियर को लेकर के यहाँ पर एक एक्रोनिम बना है, करियर, CAREER। तो इसमें ये करियर को ही याद रखना है आपको। आपने करियर का पूछा है तो करियर को ही याद रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कंसीडर योर पैशन एंड इंटरेस्ट। आशु ने बोला यस, दिखाई दे रही है। कंसीडर योर पैशन एंड इंटरेस्ट। देखिए, आपको मैं बता दूं कि पैशन क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। पैशन वो चीज होती है जिसके लिए आप संकल्पित हैं, जैसे जो जितने भी लोग महानुभाव यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लोग संकल्पित है अपने क्षेत्र में, और अपना काम करने के लिए बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के, वो यहाँ पर आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि उनका पैशन है ये करना, यही करना ही उनका पैशन है। तो क्या आप अपने करियर को इस तरह से देख रहे हैं कि मैं अपना करियर इसलिए बना रहा हूं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है, या फिर आप इस तरह से देख रहे हैं कि जब मैं काम करूंगा तो मुझे मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि 3 इडियट्स की तरह मजा आए वो करो, नहीं, मजा तो कुछ गेम खेलने में भी आ सकता है तो वो करियर नहीं होता है। लेकिन पैशन मतलब जो काम कर रहे हैं आप, अगर वो पैशन आपका काम को लेकर के है और इंटरेस्ट भी है, साथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, है ना, यानी कि अपना इंटरेस्ट, किसी पड़ोसी का इंटरेस्ट नहीं, किसी दोस्त का इंटरेस्ट नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम, जैसे मैंने अपना करियर जो है, मेरे एक फ्रेंड अनुश्रेयस के कहने पर मैंने अपना करियर चुना था 10th के बाद। तो मैं उस समय पे जब 11वीं में पहुंचा और मैंने देखा कि अनुश्रेयस ने तो वो करियर चुना ही नहीं जिस चक्कर में मैंने चुन लिया था वो करियर, तब मुझे समझ में आया कि करियर के जो चुनने की संभावनाओं में बहुत बड़ा गैप है, और वहां चुनाव में बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। आज मैं ये जो चीजें शेयर कर रहा हूँ, केवल आपने इतनी ही चीजें याद रख ली। ये 6 चीजें हैं, 6 चीजें और दे रहा हूँ, 4 चीजें और है, मतलब टोटल 10 चीजें याद आपको रखना है कि पहला तो है पैशन और दूसरा है इंटरेस्ट। ये दोनों चीजें याद रखनी। पैशन क्या होता है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, पहला तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट यानी मेरा इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा, जानने को मिलेगा। हमारे समय पे किसी भी करियर को जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज हम गूगल की हेल्प से बहुत सारी चीजें खोल सकते हैं। CBSE जो है, अपनी एक वेबसाइट बनाई उन्होंने करियर गाइडेंस के लिए। CBSE का गाइडेंस पोर्टल है, आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, CBSE गाइडेंस पोर्टल। आप उसमें अपनी आईडी बना सकते हैं, और उस आईडी से सारे करियर, जितने भी करियर है उसके बारे में जान सकते हैं। जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, मैं उनको ये कहूंगा कि शिक्षा.com और कुछ इस तरह की वेबसाइट है, जैसे शिक्षा.com हो गई या कॉलेज दुनिया.com हो गई। इसमें आपको कॉलेजेस की सारी लिस्ट मिल जाएंगी, फीस, ब्रोशर, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो टेक्नोलॉजिकली अपने को अब ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा फिजिकली उस कॉलेज के बारे में जानना है, तो कम से कम एक आध बार आप उस कॉलेज तक विजिट जरूर करें और स्टूडेंट का फीडबैक लें। ठीक है, दूसरा, I have completed my 12th exam from commerce, waiting for the result. Okay अर्जित, तो ये अच्छा है, आपने 12th किया हुआ है। Assess your strength and weakness। अगला पॉइंट हमारा है स्ट्रेंथ और वीकनेस। देखिए, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, मान लीजिए 10th के बाद में मैंने भाई डॉक्टर बनना चुना है,
तो क्या मेरी मेमोरी इतनी शार्प है कि मैं सारे जो शब्द है ना, मेडिकल साइंसेस के, या अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे पीरियोडिक टेबल भी याद नहीं रहता है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, है ना, चीजें रखने में भूल जाता हूँ, चलिए वो एक अलग केस है। लेकिन लर्निंग में अगर मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है और बहुत ज्यादा जोर देने पर मेरे को टेंशन हो जाती है, मुझे तो अच्छा लगता है कि इससे अच्छा मैं क्रिएटिविटी का काम करूँ। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा रुकें, एकदम से किसी के कहने पर मेडिकल का जैसा करियर ना चुने, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है। या तो फिर स्ट्रेंथ को मजबूत करें और फिर उसमें कूदें, वरना फिर मुझे पता चलेगा कि अरे यार, मैंने वो तुलसी का नाम ऑक्सीमम सैंक्टम होता है, उसकी जगह मैंने कुछ और रख दिया, मैग्नीफेरा इंडिका लिखाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपको लिखना पड़ेगी। आपकी क्या क्या वीकनेस है, कहीं आप इस तरह से तो नहीं है कि किसी ने कहा है, सोनल जैन ने, साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। इसकी छोटी छोटी सी बात कर लेंगे, जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वो आने दीजिए, मैं पढ़ता जा रहा हूं और अंत में इन सारी टॉपिक्स पे एक बार फिर बात करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा भी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों ही चीजें हैं, आपको लिख करके रखना है। ठीक है, स्ट्रेंथ का अपना 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेसेस, ये कम से कम आपको लिख करके रखना है करियर को चुनने से पहले। ठीक, कि कहीं एकदम मैं पैशनेट, मतलब पैशन तो है लेकिन मैं गुस्सा हो जाता हूँ जल्दी से। अब अगर मुझे, मेरा काम काउंसलर का है और मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा प्रोफेशन जो है वो मेरी आदतों से मैच नहीं करता। तो या तो मुझे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना पड़ेगा, मेरी जो शांत स्वभाव करना पड़ेगा, तभी बजाकर मैं लोगों की बात सुन पाऊंगा। तीसरा जो है करियर का आर, तो रिसर्च वेरियस करियर ऑप्शंस अवेलेबल, यानी आप मार्केट में देखें कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पे जाइए। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो इंफॉर्मेशन क्राइसिस जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस में ना जाकर पहले तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना है, अपने पैशन और इंटरेस्ट को समझना है, उसके हिसाब से फिर लिमिटेड करियर ऑप्शंस को अवेल करना है। चौथा पॉइंट है आपका एक्सप्लोर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड जॉब रोल्स। देखिए अभी बहुत चीजें बदल गई है, पहले की अपेक्षा अब चीजें बदल गई है, क्योंकि आप जितनी भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं वो आपसे डिमांड करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि अब अगर आपको कोई आपको एक एकदम से पैशन आ जाता है कि मुझे राइटर बनना है, टेक्निकल राइटर बनना है, तो आप कुछ भी मत कीजिए, आप naukri.com पे एक छोटी सी प्रोफाइल बनाइए, उसमें टेक्निकल राइटर की पोस्ट पे आप देखिए, और जब आप टेक्निकल राइटर की पोस्ट पे क्या क्या डिमांडेड है, अगर आप खाली इतना देख लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार ये सारी चीजें मुझ में है या नहीं है, मैं डेवलप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जॉब रोल्स पे जाइए सीधे, सीए बनना है ना, लेकिन हमको सीए बन करके दूसरों को काम सौंप देना ऐसा नहीं होता है, तो जिम्मेदारी का काम है ना। चार्टेड अकाउंटेंट या कोई भी जॉब रोल्स है आपका, वो जिम्मेदारी का काम है, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना है ना। और आज के जॉब रूल्स में ऐसा नहीं रह गया कि अब बहुत आराम की जिंदगी कहीं बची है, तो आपको आराम नहीं करना है, काम करना है। जब भी आप काम करने की तरफ ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपका करियर बूम करेगा और फिर आपके आराम के मौके आएंगे। पर आप पहले से ही सोच ले कि नहीं मैं बहुत आराम वाला करियर पसंद करता हूं और वही कर लूंगा और आराम ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस भ्रांति को दिमाग से निकाल देना है। पांचवा ऑप्शन जो है ई से आ रहा है, वो अपना इवेल्युएट द जॉब मार्केट एंड डिमांड फॉर योर चूजन फील्ड। देखिए कई बार हम ऐसा करियर चुन लेते हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है ना। भाई मैंने करियर को चुना, एक सेमिनार अटेंड किया, किसी कॉलेज वाले ने कोई सेमिनार दिया और उन्होंने कहा कि मरीन इंडस्ट्री में इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने वो कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद पता चला कि उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सहमत हूँ, मेरा परिवार सहमत है, अफोर्ड कर सकता हूँ चीजों को, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं किसी जॉब मार्केट को देख लिया और उसमें बूम आ रहा है तो हम उसमें कूद पड़े, आईटी में कूद पड़े, है ना। ऐसा नहीं होता है, आईटी में लगातार अपडेशंस हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं आईटी में पैसा बहुत आ रहा है, बहुत अच्छा मार्केट है और इसलिए मुझे जाना है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अपना एनालिसिस पहले करें, उसके बाद ही उस फील्ड को चुने, क्योंकि डिमांड जो है वो सप्लाई पे आधारित होती है और इसमें छोटी छोटी चीजें काम करती हैं। विश्व युद्ध हुआ या कहीं कोई युद्ध हो रहा है और वहां पर अचानक चीजें बदल सकती है। सर कैन यू काइंडली गाइड मी विद द स्कोप्स अवेलेबल इन द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। ओके, ये भी हम बात करेंगे। अगला पॉइंट है रीच आउट टू प्रोफेशनल्स इन योर डिजायर्ड इंडस्ट्रीज फॉर एडवाइस एंड इनसाइट। देखिए कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता,
है ना। तो जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, कम से कम 2-4 ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे आपकी फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे होंगे, और नो डाउट आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलिए, बात कीजिए और उनसे करिए कि मैं अपना करियर इसमें बनाना चाहता हूँ और क्या क्या है। 2-4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार लोगों के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, तो आपको 3-4 लोगों से मिलने पे अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है उनका एक मिश्रण से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि इस प्रोफेशन में ये चैलेंजेस है और ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी आप समर वेकेशन में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो वेट मत कीजिए, फिर आप निकल जाइए, ये सारे प्रोफेशनल से मिलने निकल जाइए। कहाँ मिलेंगे, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल की मुझे सर्विसेज चाहिए, उनके एड्रेस तक आपको मिल जाएंगे, फोन नंबर जो भी आप अवेलेबल है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अगला जो पॉइंट आता है वो है वर्क वाइज, WISE। पहला अपन ने करियर देख लिया, अब वाइज देखना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं बनना है, वाइज बनना है। आजकल क्या है, इंटेलिजेंट लोगों का जमाना नहीं है। इंटेलिजेंट लोग क्या होते हैं, वो थोड़ा सा बहाना कर देते हैं कि नहीं ये काम इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाइज लोग क्या होते हैं, वो काम को कैसे हो सकता है वो पॉसिबल थिंकर होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है अपने करियर को लेकर के, आपको पॉसिबल क्या हो सकता है। नेगेटिव है, ठीक है, आपने चुना है और आपको करना है, आपको कर डालना है, करिए। पॉसिबल क्या हो सकता है, तो वर्क ऑन डेवलपिंग रिलेवेंट स्किल एंड क्वालिफिकेशन। आप टीचर बनना चाहते हैं और अच्छे पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो आपको किस पे काम करना पड़ेगा, आपके स्किल्स पे। आपकी स्किल जितनी अच्छी होंगी, जितना आपकी बातचीत की स्किल होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स होगी, जितना आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, नई चीजों को सीखना आता होगा, आजकल जो नए जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, AI को समझना आता होगा, और दूसरे अलग अलग तरीके से लोगों को समझा करके प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग करवाना आती होगी, तो आपकी स्किल्स ज्यादा होगी, आपको ज्यादा पे करेगी, है ना। और क्वालिफिकेशंस भी बढ़ानी है, क्योंकि क्वालिफिकेशंस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको एक काउंसलर बनना है, तो काउंसलर्स की भी अपनी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होती है। ऐसे ही डायरेक्ट हम इस मार्केट में नहीं आ सकते, है ना, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं किसी से एसोसिएट होना पड़ता है, और उसके लिए हमको क्वालिफिकेशन डेवलप करनी ही पड़ती है, उसको अटेन करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई पोटेंशियल करियर पाथवेज एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, कोई भी चीज जो जिस करियर में आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिक्स करियर है, इसमें आगे कुछ पढ़ने का नहीं है, ये कर लिया तो सब हो गया, तो आप यकीन मानिए आप गलत करियर में जा रहे हैं। हर वो करियर जिसमें एडवांसमेंट पॉसिबल है, वही आगे जाकर के आपको मदद करेगा। जिसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है, जिसमें कुछ नया नहीं आ सकता, कैन यू गाइड फॉर मी फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम सच एज SSC। ओके तनिष्क, इसके बारे में छोटी सी बात कर रहे हैं अपन, ये 2 पॉइंट और करके। ठीक है, तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल करियर पाथवेज एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो आपके पोटेंशियल पाथवेज है, मतलब किस किस पाथवे पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको करियर को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि आप अपनी लाइफ को देखते हैं, जैसे लाइफ में अभी आप बच्चे हैं, फिर बड़े होंगे, फिर शादी होगी, नहीं होगी, जो भी होगा, है ना, शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, है ना, ये लाइफ का पाथ है। ठीक इसी तरह करियर का भी पाथ होता है। आप करियर को अचीव करेंगे, अटेंड करेंगे, उसमें कमाने निकलेंगे, फिर उसमें वर्स हो जाएंगे, उसमें वेल हो जाएंगे, फिर आपका नाम चलने लगेगा, उसके लिए आपको पैसा ज्यादा मिलने लगेगा बाकी और लोगों से, फिर उसमें आपको और एडवांसमेंट करने के लिए खुद और कोर्सेज करना होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, व्हाट आर द ऑप्शन आफ्टर 12th अदर देन इंजीनियरिंग। ओके, ये भी इस पे भी बात करेंगे। सीक गाइडेंस फ्रॉम करियर काउंसलर और मेंटर्स। देखिए, मैं आज ये कहता हूँ, पहले भी बोलते थे हम गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो कई बार होता था कि अरे अब ये करियर काउंसलर्स के पास जाना पड़ेगा क्या, मेंटर्स के पास जाना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज चले जाइए, है ना, वो जो भी छोटा मोटा फीस लेते हैं उनके पास चले जाइए। कारण ये है कि उनके पास में सारे ऑप्शन टेलर्ड होते हैं आपके लिए, है ना। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है और हम गूगल से भटक सकते हैं। इसलिए आप किसी करियर काउंसलर्स या मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं। आपके जितने आपके पैनल में बैठे हुए ये सब अच्छे टीचर्स हैं, करियर काउंसलर्स हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, आप उन तक जा करके रीच कर सकते हैं। फ्री में भी बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। पर कहीं ना कहीं से आप मेंटरिंग लीजिए। क्यों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनको आपका लेवल से ज्यादा है। जैसे अभी अगर मैं कहूं कि 10th पास जो बच्चा है, वो अगर मान लीजिए कोचिंग खोल ले वो ऑनलाइन, तो 8 तक के बच्चों को वो पढ़ा सकता है। अब 8 तक के बच्चे इंडिया में कितने होंगे बताइए, मेरे हिसाब से लाखों तक संख्या पहुंच जाएगी।
तो यानी अगर ये इसमें उसने करियर पकड़ लिया कि नहीं मुझे अब आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं 8 तक के बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, तो सोचिए वो 8 तक के बच्चों को गाइड कर सकता है, यानी जो आपके जो उसमें होगा। तो प्रोग्रामिंग के बारे में सिद्धम ने पूछा है, इस पे बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट विद इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब्स और वॉलंटियर वर्क टू गेन प्रैक्टिस। देखिए पहले भी कहते थे कि भाई पहले क्या होता था, गुरु आश्रम होते थे और वहां पे लोग जाकर के इंटर्नशिप करते थे, वहीं पे काम करते थे, वहीं पे काम सीख करके घर आकर के वो काम करते थे। ठीक वैसे ही अब हो गया है, आजकल इंटर्नशिप ऑफर होती है। इंटर्नशाला करके वेबसाइट है, वहां से आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं कि मैंने 10th पास की है और अभी मैं 1 महीना फ्री हूँ, क्या मैं थोड़े 15 दिन की इंटर्नशिप कर सकता हूँ, गाइड मी अबाउट द अदर देन द पीसीबी, ओके, अदर देन द मेडिकल, वेरी गुड, ठीक है, इस पे भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो है काम है। तो करियर हमने सीखा, जिसमें हमने बात की, करियर के बारे में बात की। कंसीडर योर पैशन, इंटरेस्ट, एसेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रिसर्च करना है, डिफरेंट जॉब रोल्स को देखना है, जॉब मार्केट के बारे में जानना है, प्रोफेशनल जो है आपके उनसे मिलना है, फिर अपने ऊपर काम करना है, रिलेवेंट स्किल डेवलप करना है, करियर पाथवे को देखना है, करियर काउंसलर से मिल सके तो मिलना है, और पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप जो है इसको समझ करके काम करना है। अब आपके प्रश्न लेंगे हम, तो मैं इसको स्टार्ट, ओके, ठीक है। ये वेबएक्स मैंने पहली बार यूज किया है, इसलिए शायद थोड़ा सा वो हुआ। ठीक है, अब आपके सवाल लेंगे जो एक एक करके पूछे गए हैं, तो शुरू से मैं सवाल लेता हूँ। अरिजीत ने पूछा, सर आई हैव कंप्लीटेड माय 12th एग्जाम फ्रॉम कॉमर्स, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, कैन यू टेल मी अबाउट द करियर ऑप्शन इन डिटेल व्हिच आई कैन परस्यू। देखिए अरिजीत, कॉमर्स के बाद में बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, खुल जाते हैं। कॉमर्स में अगर आप स्ट्रिक्टली जाएंगे तो सीए सीएस तो है ही, इसके अलावा कॉमर्स में आप आपके जितने भी व्यापारिक चीजें होती, बिजनेस ओरिएंटेड चीजें होती, आप उसमें काम कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स अच्छे से कॉलेजेस से किया है, अगर आप एमबीए प्लान करना चाह रहे हैं तो एमबीए भी प्लान कर सकते हैं आप, उसमें बिजनेस में भी अपना करियर बना सकते हैं, और बिजनेस की अलग अलग फील्ड्स होती हैं। अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फाइनेंस में अलग अलग है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर मनी पोर्टफोलियो मैनेजर आ गए, है ना, फिर आप इसमें बैंकिंग में जा सकते हैं। बैंकिंग में क्या होता है कि आजकल कुछ लोग, कुछ बैंकिंग जैसे आईसीआईसीआई बैंकिंग है, इसकी अपनी वेबसाइट होती है, ये लोग खुद इनटेक करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो इनटेक करके 2 साल का अपना कोर्स चलाते हैं, उसके बाद में वो खुद भी जॉब ऑफर करते हैं, जिससे डायरेक्टली आप बैंकिंग में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स करने के बाद में आप अपना खुद का पोर्टल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ, कि आप जितना भी जो भी करियर परस्यू कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लेकर के, आज भारत में जिस चीज की जरूरत है नौकरी के बाद में, अपना बिजनेस की भी जरूरत है, तो जिसमें आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, जिसमें आप लोगों को खुद भी ट्रेन कर सकते हैं और लोगों को सर्विस में इनटेक भी कर सकते हैं। तो बजाय कि हम हमेशा नौकरी करने के हिसाब से, हमारा एक करियर पाथवे ऐसा बनाए कि हम नौकरी से एक्सपीरियंस लें, और एक्सपीरियंस लेने के बाद में बिजनेस में भी अपना हाथ जमा सकें। ठीक है, क्योंकि भारत बहुत तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप कंट्री है, तो स्टार्टअप भी आप इसमें काम कर सकते हैं कॉमर्स के अंदर। और कॉमर्स में ही आप और भी चीजें हैं जिसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको मेरा यहाँ पर एक लिंक देंगे अभी इसके बाद में, तो आप उससे जुड़ेंगे तो उसमें आपको करियर के लिए पूरी वेबसाइट्स में दूंगा। और इसके अलावा आप खुद भी सीबीएसई करियर पोर्टल पे जा करके अलग करियर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको बोला कॉमर्स के अंदर, और कॉमर्स के बाद ही आप और भी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स कंसल्टिंग हो गई, या कॉमर्स के बारे में अगर आप देखें तो ई कॉमर्स में आप जा सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शंस भी बहुत सारे आ गए हैं, इसलिए कॉमर्स में इतने अच्छे करियर है। मैं बोलता हूँ, कई बार बोलते हैं लोग कि सर इंजीनियर जो है वो अच्छी सैलरी पाते हैं, तो मैंने कहा कि उनको जॉब पे रखता कौन है पता है? उनको कॉमर्स वाले जॉब पर रखते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस को बिजनेस बना करके उनको जॉब पर रखते हैं, हायर करते हैं कि भाई इंजीनियर्स लोग वहां पे काम करेंगे। तो इसलिए डोंट वरी रहिए, आप कॉमर्स में भी अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। सर आई एम इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, कैन यू गाइड मी मोर रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी का जमाना है, साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कोर्सेस अभी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी, एक सेकेंड, शायद यहाँ पे आवाज आ रही है।
तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो साइबर में अभी बहुत बूम आया हुआ है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि अभी जो थ्रेट्स हैं वर्ल्ड में, जो वॉर चल रही है, जितना भी कुछ हो रहा है वो साइबर के ऊपर ही हो रहा है, यानी साइबर क्राइम हो गए, बढ़ गए, ये सारी चीजें हो गई हैं। इसलिए हमें साइबर एक्सपर्ट्स की लगातार और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत है। तो इस बारे में आप साइबर सिक्योरिटी में करियर के लिए निश्चिंत रहिए। इसके लिए आप इंदौर में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो साइबर सिक्योरिटी पे अभी कोर्सेज करा रहे हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं या मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, इसके जो कैंपेन होते हैं इंदौर में, साइबर पुलिस जिसमें माननीय श्री एडीजी वरुण कपूर जी काम कर रहे हैं, इनके सेशंस हो सकते हैं, आप चाहें तो वो आप ऑनलाइन उनको सर्च कर सकते हैं, उनके सेशन अटेंड कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ साइबर सेल्स होते हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, साइबर पुलिस के सेल्स होते हैं, वहां जाकर के आप इसके बारे में और अच्छे से चीजें उपलब्ध कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में और भी कॉलेजेस हैं जिसमें हैदराबाद भी है, दिल्ली में भी है कुछ, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें साइबर सिक्योरिटी में आती हैं। इसमें अच्छा करियर बनाया जा सकता है आज की डेट में। सर कैन यू काइंडली गाइड मी विद द स्कोप्स अवेलेबल इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट एक्सेप्ट सिविल सर्विसेज। वेरी गुड, आज का सबसे बेस्ट सवाल मैं मानता हूं कि ह्यूमैनिटीज में करियर सिविल सर्विसेज के अलावा क्या क्या बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, ह्यूमैनिटीज सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम सिविल सर्विसेज में ही काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम करें। ह्यूमैनिटीज इसलिए होता है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, हम पास्ट में कैसे जा सकते हैं, हम हिस्टोरियन कैसे बन सकते हैं, हम ज्योग्राफिकल वेरिएशंस कैसे दे सकते हैं, हम रिसर्च में कैसे जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में अभी भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च होनी है सामाजिक स्तर पे जिसके बारे में अभी हम पता ही कर रहे हैं। तो आप रिसर्च में जा सकते हैं ह्यूमैनिटीज लेकर के आप क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज लेकर के आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है तो पब्लिक स्पीकिंग बन सकते हैं। मीडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो एंकरिंग में जा सकते हैं। अगर आपका आर्ट क्षेत्र अच्छा है, फिजिकल बॉडी अच्छी है, तो आप एक्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं, मॉडलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज के अलावा ह्यूमैनिटीज पढ़ने से क्या होता है, इससे कि आपका एक अवेयरनेस बढ़ता है और ह्यूमैनिटीज नई इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। किसी भी स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो वही पुरानी इंफॉर्मेशन को हम नए रूप में पेश करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नई नई इंफॉर्मेशन लगातार गैदर करते रहते हैं और कोर्स को भी अपडेट करते रहते हैं। इसमें आप एक अभी बड़ी फील्ड, जिसको हम बड़ी फील्ड नहीं बोलूंगा मैं, फिर भी बोलूंगा ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, साइकोलॉजी। तो अगर आप साइकोलॉजी में अपना करियर, मनोविज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। सर मैं समय की पूछना चाहूंगा कि अभी समय और है या हम क्या करना चाह रहे हैं, सर बताएं। सर आपके पास बड़ा जल्दी। पर्याप्त मतलब बराबर समय है, आप जितना समय लेना चाहें। जी जी मतलब आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जी 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 जी। तो अगला जो सवाल है, आप सवाल लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर और एक एक करके आंसर दे रहा हूँ। वंशिका सेठ, देखिए इसमें ये भी होता है कि जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये गाइडेंस है, ये काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग में फिर बोलूंगा कि काउंसलिंग एक व्यक्तिगत तौर पे होती है, आपकी और हमारे मिलने से होती है, लेकिन गाइडेंस जो है इन जनरल दिया जाता है। तो इन जनरल किसी भी सभा में, चाहे मैंने भी क्यों ना कहा हो, एकदम इन्फ्लुएंस नहीं होना है क्योंकि अरे सर ने कहा था हाँ इसमें बहुत अच्छा बूम है साइकोलॉजी में, ये ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप अपने स्तर पे उन सारे पॉइंट्स को करते चले और यहाँ पर एक इन जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक सभा में है, तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। इसमें आप व्यक्तिगत रूप से अलग अलग अपना जो ये सारे पॉइंट्स दिए उसको लगा करके अपना करियर चयन कर सकते हैं। सर कैन यू गाइड मी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम सच एस एसएससी। ठीक है, देखिए क्या सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होती है भारत की सर्वोच्च, जिसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट बनते हैं, मुख्य भाग अदा करते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करने के लिए बहुत आवश्यकता है। इसके लिए आपको ये चेक करने की सबसे पहली आवश्यकता है कि क्या आप जो भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से करते हैं, क्या आप रेगुलर सेशंस में बैठ सकते हैं, क्या आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी है, क्या अपना रीजनिंग अच्छा है, क्या आपको मैथमेटिक्स में कहीं वीक पॉइंट्स तो नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसको करने से पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी और भी चीज लेते हैं। जैसे अगर आपने एसएससी का नाम लिया है तो आप केंद्रीय रूप में भी जुड़ सकते हैं, कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप राज्य कर्मचारी चयन आयोग का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं की जानकारी जो है वेब पोर्टल पे उपलब्ध है। एक kiran.com करके एक वेबसाइट है,
उसमें भी आप जाकर के इसकी लगातार जो भी नए फॉर्म्स आते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको उस पर मिलती है पोर्टल्स पे। तो इस तरह से आप इस पे सिविल पे काम कर सकते हैं। आप इसके लिए खुद से तैयारी कर सकते हैं, यकीन मानिए खुद से भी अच्छी तैयारी होती है अगर आप को प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो, या फिर किसी एक संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। और अलग अलग संस्थान, जैसे इंदौर में भी कई संस्थान है जिसमें आप जानकारी ले सकते हैं, है ना। एक जनरली हम नाम बोल दे रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, कौटिल्य है या फिर आप दूसरे और भी संस्थान है। अगर भंवर कुआं क्षेत्र देख लिया जाए तो हम IAS एकेडमी का पूरा सेंटर ही माना जाता है यहाँ पर। तो वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर के हैं तो अपने हिसाब से उचित गाइडेंस लेकर के आप अपने स्वयं से भी तैयारी कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि जो लोग स्वयं से तैयारी करते हैं उनमें से भी काफी अच्छे प्रतिशत में वो अपनी परीक्षा को निकाल करके टारगेट को लेकर चलते हैं। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, इसमें चयनित विषयों के साथ में चयनित मैटर पढ़ना होता है। कई बार क्या होता है, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हम बहुत सारा गैदर कर लेते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। आपको जो आपको सूचीबद्ध चीजें हैं जिनको पढ़ना है आपको केवल वही पढ़ें। अब बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके KBC और उसमें नहीं जाने वाले। हमको सिर्फ इसी जो हमारी परीक्षा है उसका जो कोर्स सिलेबस है उसके हिसाब से ही तैयारी करनी आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी, जैसे अगर आप इसमें इसके अलावा पुलिस सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग चयन की व्यवस्थाएं हैं, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें। हिंदी अंग्रेजी भाषा का भी आपको अच्छा ज्ञान इसमें वांछित है। What are the options after class 12th PCM other than the engineering? देखिए मैथमेटिक्स जिसको मैं बोलता हूं कि आज की डेट में जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, हम शिक्षा पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन PCM ऐसा विषय है अगर आपने ले लिया है तो आपके पास में करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर PCM के साथ B भी लिया है तो फिर तो आपके लिए करियर ऑप्शन सारे हैं। आप किसी भी करियर में किसी भी व्यवस्था में आप अपना काम करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग नहीं है आपका फोर्टे, अगर आपका फोर्टे कुछ और है, क्या आप क्रिएटिव हैं, तो PCM के साथ साथ में आप क्रिएटिव चीजों में काम हाथ डाल सकते हैं। जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो इंजीनियरिंग में ही इंजीनियरिंग नहीं कर भी PCM के अंदर आप एक आर्किटेक्चर फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आप क्रू मेंबर बन सकते हैं। PCM के बाद में आप इसी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में 12th PCM करने के बाद में किसी भी करियर में, यानी केवल आप PCB ना लेकर अगर मेडिकल को छोड़ दिया जाए तो आप किसी भी करियर में अपना हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन आपको ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि 12th में जो प्रतिशत है आपके पास होने का वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई परीक्षाओं में 65% से नीचे के विद्यार्थियों को नहीं लिया जाता है। आप आर्मी में जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें ईशांक, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फिजिक्स कैसी है, आप किस तरह की चीजों में चयन करते हैं। हमने जो पॉइंट्स बताए, पैशन कहाँ है आपका, उन सारी चीजों को ध्यान रखना है। सोनल जैन ने अपना हैंड रेस किया है, क्या सोनल कुछ बोलना चाहते हैं? सर IT कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताएं, है ना। ठीक है सोनल, मैं आप तक भी आ रहा हूँ, शायद आपका प्रश्न भी नीचे ही है तो आप तक भी आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं हुआ तो मैं जरूर आपको पूछूंगा। सर IT कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उसमें प्रोग्रामिंग के बारे में क्या मैं बताया। देखिए प्रोग्रामिंग एक ऐसा वास्ट फील्ड हो गई है जहां पर हर चीज में प्रोग्रामिंग आ गया है। यानी अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देखें या आप किसी प्रोग्राम डेवलपमेंट में देखें, वेबसाइट डेवलपमेंट में देखें, वेब ऐप बनती है उसके डेवलपमेंट में देखें, या फिर आजकल जो हम इंटरनेट के माध्यम से जैसे अभी जुड़ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, ये भी एक बहुत बढ़िया करियर हो गया है जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने इंजीनियर्स हायर किए हैं, IT के हायर किए हैं, और वो सारे लोग जो है उस पर काम करते हैं। लेकिन IT में एक बात मैं आपको बता दूं, इनिशियल फेज में करियर में कई बार आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इनिशियल फेज में ये बोरिंग लग सकता है, इनिशियल फेज में ये लो पेड लग सकता है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है आपको लो पेड से स्टार्ट करना पड़ता है, टेस्टर के रूप में काम करना पड़ता है, और उसमें काफी जद्दोजहद भी है। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है और आपको बहुत इंटरेस्ट है, कुछ नया नया करने का इंटरेस्ट है, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। अगर आप इनोवेटिव हो गए तो आप न सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे इंडिया में अच्छी अच्छी कंपनी है, सॉफ्टटेक है, या अगर कभी इन्फोटेक है या इन्फोसिस है, या अगर आप एडोबी में जाएंगे, या अगर आप गूगल इंडिया में पार्ट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी प्रोग्रामिंग के कोड्स अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टारगेट कहाँ पर है।
उसके हिसाब से आपको अपना करियर बिल्ड करना है। कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन में जाना चाहते हैं, HTML को और एडवांस वर्जन में सीखना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के बारे में होती है। प्रोग्रामिंग मतलब यही है, प्रोग्रामिंग जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो ये किसी की एक प्रोग्रामिंग है जिसका हिस्सा हम और आप हैं अभी ऑनलाइन के तौर पे। तो प्रोग्रामिंग के बारे में और भी चीजें हैं, इसके बारे में आप करियर के बारे में काफी चीज वीडियोस भी हैं, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं और आपको इसके बारे में काफी अच्छा लगेगा जब आप पढ़ेंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड है बैठ करके प्रोग्रामिंग करने में तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जल्दी बोर हो जाते हैं अकेले में बैठ करके, तो प्लीज थोड़ा अपना करियर काउंसलिंग एक बार फिर से देखें जरा, कि कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि आप बहुत मिलनसार हैं और आपको कम्युनिकेशन में मजा आता है बजाय कि एक जगह बैठकर काम करने में। ठीक है। और इसमें जो सवाल था 12th PCB अदर देन मेडिकल, अगर ये एस जैन किसी ने पूछा है कि PCB के बाद में मेडिकल के में आप क्या के अलावा कौन से करियर हैं। देखिए PCB के बाद में भी आप ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, साइकोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो आप PCB को 12th में जाकर के आप कॉमर्स फील्ड में भी ऑप्ट कर सकते हैं। 12th PCB के बाद में अगर आप देखें कि टेक्नीशियन बनने के अगर आपके चांसेस है तो लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं। अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग के भी कोर्सेज होते हैं, अगर बायोलॉजी को लेकर ही चलना चाहते हैं तो। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहते हैं, 12th में अच्छा परसेंटेज है तो आप माइक्रोबायोलॉजी में आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मेडिकल के अलावा भी आपके अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसी फील्ड में अच्छा काम करना है, अनुपम मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया भी अभी ऊपर जो हमारे सिद्धम के आंसर में बात हुई वो भी आपका आंसर है। तो ये मेडिकल के अलावा और भी चीजें हो गई है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, फिजिकली अगर आप चीजों पे जाना सकते हैं, है ना, तो आप फिजिकल मेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए मेडिकल की कोर फील्ड में नहीं है, MBBS में नहीं है, BAMS में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपना आयुर्वेदिक में अपना करियर बना सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है आप PCB, क्योंकि अब कोविड के बाद से बायोलॉजी के अंदर करियर में बहुत सारी चीजें चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि केवल डॉक्टर बनना ही PCB का लक्ष्य होता है, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक PCB स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसमें करियर ऑप्शन ढेरों हैं और कहीं भी आप इसमें काम कर सकते हैं। अगला अनुपम का सवाल आ गया है, अनुपम ने हैंड रेज भी किया था। IT कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताएं। सेम क्वेश्चन मैंने सिद्धम के बारे में बताया अनुपम। तो कंप्यूटर अगर कभी इंटरेस्ट है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग के बारे में ही इंटरेस्ट है तो अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज है और आपकी प्रोग्रामिंग भी अच्छी है तो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद में एक नई फील्ड होगी जिसमें डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हार्डवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर विद द सॉफ्टवेयर थिंग। तो अभी इसका बूम आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि टैब प्रोवाइड करती है पढ़ाने के लिए, तो उसमें एक कॉन्फ़िगर्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम जा सकते हैं। सिर्फ प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, कहीं पर जॉब करना है तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें इनोवेशन में भी जा सकते हैं, अपने खुद के प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो करियर काउंसलिंग का स्टूडेंट है, वो आया तो कॉमर्स फील्ड के था, उसके मम्मी पापा चाहते थे कि CA बने और वो CA के फाइनल में पहुंचा था। बस वहां पर ये हुआ कि उसने एक CA स्टडी करके ऐप बनाया, आप देख सकते हैं मार्केट में, और उस ऐप के द्वारा इतना अच्छा वो ऐप बना कि सारे CAs उसको फॉलो करने लगे। तो हिंदुस्तान के टॉप CAs उसको फॉलो कर रहे थे और उसने सोचा कि नहीं, मेरा तो बस इंटरेस्ट मिल गया मुझे, है ना। मदर फादर वो बोल ही रहे थे, नहीं सर अब क्या करूं मैं इसका, ऐसा वैसा। मैंने कहा ये टॉप इंजीनियर है आपके CA स्टडी, मतलब इतनी बड़ी एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो आप इसमें जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग में बहुत अल्टीमेट करियर ऑप्शन है। ये उसने मजे के लिए बनाया था, मैं आपको बता रहा हूँ ऐप, लेकिन वो इतना चला, उसका इतना अच्छा इंटरेस्ट हुआ कि उसने CA फाइनल नहीं किया। आज वो CA नहीं है वो लेकिन काफी CAs उसको फॉलो करते हैं, उसकी ऐप को फॉलो करते हैं, उसके सिस्टम को फॉलो करते हैं। सर मैंने PCM ले लिया है तो सर मैं JEE की भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्ट मुझे टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स में है, तो सर ये बताएं आप। देखिए कहीं ये जो आपका जो सवाल है इसमें आंसर है आशु, PCM ले लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम इन्फ्लुएंस में करियर, मैंने वही कहा ना कि हम इन्फ्लुएंस में करियर ले लेते हैं और उसके बाद में फिर हमको लगता है कि नहीं यार हमारा इंटरेस्ट कहीं पर है। तो आप सबसे पहले आशु आप अपने करियर काउंसलर किसी से भी मिलिए जो भी आपको अच्छे लगते हैं और एक बार एनालिसिस करें, अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करें, जिसके बाद में टेक्नोलॉजी में कौन सी फील्ड है
यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं जिसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। न सिर्फ गाइड करेंगे बल्कि काउंसलिंग भी करेंगे और आपको खुद को सजेशन मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मैं इस टेक्नोलॉजी को अच्छा कर सकता हूँ। वैसे अगर जनरली आप देखें तो टेक्नोलॉजी ऑन एयर, अगर आप वाईफाई टेक्नोलॉजी से लेकर के अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी पे जाएं, एआई टेक्नोलॉजी पे देखें, तो बहुत ज्यादा स्कोप है और इसमें बहुत ज्यादा करियर वैकेंसीज आने वाली हैं अगले आने वाले दिनों में। तो इसमें भी अगर आप देखें तो आप काम कर सकते हैं। पीसीएम लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीसीएम को अच्छे से क्लियर कीजिए 12th तक के आप अच्छा करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके बाद में अपने को यह है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप अपना करियर काउंसलिंग करा करके पर्टिकुलर उस टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स में जा सकते हैं। प्रियांशु जैन, हाउ शुड मॉडर्न डे स्किल्स शुड बी डेवलप्ड along with academics, modern day skills, प्लीज गाइड मी अबाउट सम स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू बी लर्न। मैंने भरत सर से बात की थी कि सर आज हम बच्चों को एक विशेष बुक देने वाले हैं और उस बुक का लिंक थोड़ी देर में सर दे देंगे, शायद आप पेस्ट भी कर सकते हैं सर वो लिंक जो मैंने आपको दिया है। तो वो लिंक से एक बुक आपको डाउनलोड होगी और उसमें आपकी डिटेल तो रहेगी, लेकिन उसके बाद में जब आप फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे फॉर्म, तो वहां आपको एक लिंक मिलेगी जिससे आप 7D लाइफस्टाइल करके, मेरी खुद की लिखी हुई बुक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं और मॉडर्न डे स्किल में अच्छा बन सकते हैं। उसमें हमारे जो 7 डिपॉजिट्स हैं उसकी बात की गई है। उसमें बॉडी डिपॉजिट आ गया, माइंड डिपॉजिट हो गया, लर्निंग डिपॉजिट आ गया आपका। आप अगर अर्निंग करेंगे तो अर्निंग के बाद में कौन से डिपॉजिट होंगे, अगर आप फैमिली के हिस्सा हैं तो कौन से डिपॉजिट्स हैं, बहुत सारी उसमें विस्तार से बातें बताई गई है। तो वो बुक आप डाउनलोड कीजिए प्रियांशु, और आपको काफी उसके बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर मैं कहने बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगले सवाल हमें लेना है तो बुक से आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम उसी में आपको कांटेक्ट भी डिटेल दिया हुआ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। निकेता ने पूछा है 12th पीसीबी से करने के बाद क्या स्ट्रीम्स हैं। देखिए मैंने आपको पीसीबी के बारे में बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री भी एक अच्छा स्ट्रीम निकल के आ सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि पीसीबी कर लिया तो आप फिजिक्स में अपना काम नहीं कर सकते। आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, एज ए टीचर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐसे फिजिक्स वाला करके अभी कोचिंग चल रही जो ऑनलाइन, उसके टॉप फैकल्टी से मिला हूँ पीसीबी के, ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पीसीबी में कहीं भी अपना करियर ले जा सकते हैं। केमिस्ट्री में अच्छा करियर है, फार्मेसी में, आप फार्मेसी में अगर आप जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपने लिए ही हुआ है, आप फार्मेसी की परीक्षा दे करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पीसीबी का देखा जाए तो आपके पास में वेरियस ऑप्शन है, केवल मैथ्स और इंजीनियरिंग को छोड़ करके सारे ऑप्शन में आप जा सकते हैं। ऐसा कोई करियर ऑप्शन नहीं है जो पीसीबी के बाद आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पर्टिकुलर रुझान कहीं पर है, इंटरेस्ट कहीं पर है, पैशन कहीं पर है, तो उसको फॉलो करिए और उसको डेफिनेटली निकेता आपका अच्छा करियर बनेगा। सारे ही स्ट्रीम आपके लिए खुले हुए हैं। रविंद्र जैन ने लिखा है फॉर ह्यूमैनिटीज NIFT NID कैन बी ऑप्शन। बिल्कुल इसमें ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने देखा है फैशन डिजाइनिंग जो है एक अच्छा करियर है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि फैशन डिजाइनिंग के न सिर्फ इंडिया में बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन या जो भी अगर आपने नाम लिखे हैं तो न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी इसका इसका काफी अच्छा स्कोप है। आप अगर आप दुबई के मॉल्स में गए हैं तो वहां पे बहुत सारा एक अच्छा कल्चर है वहां पे सजावट का। आप देखेंगे ज्यादातर वहां पे फैशन डिजाइनर इंडिया के हैं। और ये NIFT और छोटे मतलब आपके साथ हम फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा एक बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर है। और न सिर्फ फैशन डिजाइनर बल्कि आप आउटलेट डिजाइनर हो सकते हैं किसी के, आप VM हो सकते हैं, विजुअल मार्केटाइजर हो सकते हैं। कैसी कौन सी चीज कहाँ लगेगी, अभी तो ऑनलाइन विजुअल मार्केटाइजर का भी जमाना है कि किस तरह से वेबसाइट कैसी लगेगी और कैसे व्यक्ति उसमें एंटर करेगा। मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, सीखना है मुझे भी। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है ह्यूमैनिटीज में, अच्छे ऑप्शन है रविंद्र, आप इस पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने PCM ले लिया है। अच्छा रविंद्र इस बात का ध्यान रखें, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसके लिए कोई, जैसा कई बार होता है ना कि ये लड़कियों की फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज अगर आप ड्रेस डिजाइनर इंडिया में अगर आप देखें तो बेस्ट जो ड्रेस डिजाइनर रहेंगे उसमें लड़कों के नाम दिखेंगे आपको, लड़कियां वहां कहीं दूर तक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें। अनुपम सर मैंने PCM तो ले लिया है सर, मैंने JEE की तैयारी भी कर रहा हूँ, मैंने आपको इसका आंसर दे दिया अनुपम, है ना, ठीक है। निकेता, फिर अनुपम सर मैंने PCM ले लिया है, ठीक है। अच्छा एक और बिटिया है, उसका नाम छूट गया था, जिसने हैंड रेज किया था, वो अपना सवाल चैट पे लिख सकती हैं या फिर और क्या करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। सोनल जैन, सर कैन यू सजेस्ट समवन हु कैन गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय कोर्स। ठीक है सोनल, आपका कौन सा कोर्स है? अच्छा आपके लिए पर्टिकुलर सजेशन चाह साइबर रहे हैं आप? सिक्योरिटी। हाँ जी, साइबर सिक्योरिटी, यस सर। ठीक है। आपको अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता करना है तो मैं आपको पर्टिकुलरली उसका जो सजेशन है, आप फॉर्म भरेंगे
तो वहाँ एक नंबर मिलेगा, आप उनसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको उनका पर्टिकुलर व्यक्ति का नंबर दे दूंगा, सो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। वो काफी सारी चीजें, वो खुद भी साइबर सिक्योरिटी के सेशन ही लेते हैं और उसमें कैसे करियर बनाना है इसका ही वो पूरा ज्ञान देते हैं, और इंदौर के साइबर पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो सोनल, आपका यहाँ पे समाधान मिल जाएगा। तो मैंने आपको इस फॉर्म में भी सारी सुविधाएं दे दी है, आप कनेक्ट भी हो सकते हैं मुझसे, और उसमें आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सबमिशन के बाद में वो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिखेगा वो मेरा ही है, तो आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे आप मुझे लिख दीजिएगा आपकी जो भी समस्या है, तो आपका समाधान वहीं पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कोई थैंक यू सर। कोई प्रश्न है? हाँ जी, सोनल पूछना चाह रही है कुछ, बोलिए। सर मैं थैंक यू बोल रही थी। ओके ओके आप सबका थैंक यू, और खास तौर पे भारत सर का और सर का भी थैंक यू, सेवा कल्याण ग्रुप का थैंक यू। कैन यू गाइड मी अबाउट लॉ फील्ड? वंशिका, लॉ के अंदर बहुत सारी फील्ड है। अगर आप सिर्फ लॉ बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से लॉ बहुत बड़ा हो चुका है अब, हर फील्ड में लॉ है, साइबर लॉज भी है, मीडिया लॉज भी है ना। आप किस फील्ड में वंशिका, आपने 12th किस या 10th 12th किस से किया है? 12th किया है या क्या किया है, बताइए वंशिका, चैट पे लिखे। आप अभी क्या कर रहे हैं? वंशिका सेठ, सर आई मीन 10th, ठीक है 10th में है आप। तो वंशिका, अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में भी इंटरेस्ट है तो आप नो डाउट यू कैन गो फॉर द पीसीएम ऑल्सो। बट स्टिल मैं आपको ये कहूंगा कि आप लॉ फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, कॉमर्स में भी जाकर के, इसमें कमर्शियल लॉज भी होते हैं, उस पर भी काम कर सकते हैं। और नो डाउट आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसमें लॉ की पढ़ाई कहीं ना कहीं है। आज हम और आप बात कर रहे हैं तो ये एक साइबर लॉ वाली बात हो जाती है, अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ होती है तो। अगर आप मीडिया के अंदर जाते हैं तो मीडिया लॉज, मैंने एक किताब लिखी है मीडिया लॉ पे, तो अभी आप देखेंगे तो बहुत कुछ कॉलेजेस में वो पढ़ाई जाती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि लॉ जो है उसमें एक और चीज, इसमें भी आपकी मेमोरी शार्प होना चाहिए, लॉज के सेक्शन आपको याद होना चाहिए, कौन से सेक्शन के अंदर कौन सी चीजें होती है। मेमोरी अगर शार्प है तो वंशिका नो डाउट आप इस फील्ड में जाइए, और इस फील्ड में काफी अच्छा अगर स्कोप है। कंपनीज जो है आजकल लॉयर्स हायर करके रखती है अपने पास परमानेंट, विद सैलरी एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन देम, इन द जॉब्स एज वेल एज आप अपना खुद का करियर एज अ लॉयर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं। बीए एलएलबी जो है स्टार्टिंग कोर्स होता है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं 12th के बाद में। सर पीसीएम से फार्मेसी नहीं हो सकती है ईशांक, बिल्कुल नहीं हो सकती पीसीएम से फार्मेसी, आपको एज अ बायोलॉजी उसमें ऐड करना पड़ेगा, या अगर आप पीसीएम के साथ में बी ले रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा, बायोलॉजी उसमें आवश्यक पड़ जाता है। कई बार केमिस्ट्री के रूप में कुछ कॉलेजेस, बहुत ही कम कॉलेजेस कहीं पर अगर आप मिल जाए तो वो केमिस्ट्री के तौर पे आपका लेते हैं फार्मासिस्ट के रूप में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल आज की डेट में, अगर एनईपी लागू नहीं हुआ है अभी बहुत सारे जगहों पर, तो वहां पर अभी आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप बायोलॉजी ऑप्शन चुने। वंशिका सेठ ने फिर से हाथ उठाया है, कुछ पूछना चाह रही है वंशिका? सर मेरा डाउट ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं लॉ परस्यू करने का सोच रही हूँ। तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर लॉ की फील्ड में क्या, मतलब उसका क्या स्कोप है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जा सकते हैं। कि पॉलिटिकल साइंस के साथ में पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज होती हैं, अभी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज पे लॉ का संकट है। और आप देखेंगे अगर पूरे देश का माहौल अगर आप वेरीफाई अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो लॉ और पॉलिटिकल फर्म जितनी भी हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहता है। आप कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ही जो है वो कटघरे में होती हैं, या कई बार वो लॉ को चैलेंज कर रही होती है, कई बार चीजों को चेंज कर रही होती है। तो आप इसके लिए इंडियन लॉ जो जनरल लॉ है उसकी पढ़ाई करें, बीए एलएलबी करें, और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पढ़ाई करें और उसमें अपना करियर बनाएं। और पॉलिटिकल जो चीजें हैं जिसको आप पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम लॉज बोलते हैं, तो इसमें आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आ सकते हैं लॉ पढ़ने के बाद में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के भी कई बार लॉज की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीजें होती है। अगर आप देखें तो आर्टिकल 370 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये सवाल खड़ा हुआ था कि इस लॉ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या किस तरह से हम इसको मॉडिफाई करके लागू कर सकते हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज अ पॉलिटिकल पार्टी या इन सब इनमें अपना करियर, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपना करियर यहाँ पर बना सकते हैं एज अ लॉयर।
सर और एक और डाउट था कि अगर लॉ में मुझे क्रिमिनोलॉजी में जाना है तो उसमें साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे 11th में लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड समझना क्रिमिनोलॉजी हैंडल करने के लिए। तो हाँ हाँ, तो आप देखिए उसको आप, गाइड। हाँ वंशिका, इसमें आप दो चीजें कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो 12th में साइकोलॉजी जो ऑप्शन है वो आप उसको अवेल कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, लेकिन उसमें क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 12th के बाद में आप क्रिमिनल साइकोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, MA मास्टर इन आर्ट्स इन द क्रिमिनल साइकोलॉजी कर सकते हैं। MSc साइकोलॉजी भी आजकल शुरू हो चुका है, तो उसमें आप क्रिमिनल साइकोलॉजी में जा सकते हैं। एज ए लॉयर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से जानने को मिलेगा। दूसरा, अभी जैसे दूसरों के सवाल आ रहे हैं साइबर लॉज, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपकी पढ़ाई होती है। तो आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, आप साइकोलॉजी ले भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप अपना साइकोलॉजी लेकर ही फिर आप क्रिमिनल को समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, आपकी समझ डेवलप अच्छी होनी चाहिए साइकोलॉजी में, आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए, और साइकोलॉजी में आपको लोगों के वाद और विवाद दोनों, जैसे कि आपकी लॉयर की फील्ड है वैसे ही आपको साइकोलॉजी में वाद और विवाद दोनों को ही समझना पड़ेगा। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 12th में साथ में साइकोलॉजी लेकर ही क्रिमिनल चीजों को समझ सकते हैं, आप इसके अलावा भी कर सकते हैं, और इच्छा है आपकी तो साइकोलॉजी लेकर इसको परस्यू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके वंशिका। और कोई सवाल या कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत बढ़िया रहा, और मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर समता जैन मैडम से काफी अच्छा परिचय मेरा है, अच्छा और जयेंद्र कॉलेज वगैरह में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, गुजराती बीएड कॉलेज में भी सेवाएं दी हैं, अच्छा। और अब उसके बाद अपना खुद का काम चालू किया है कुछ करके। हाँ। तो आप वास्तव में चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, आपको सुनकर के ये सुनिश्चित मैंने कर लिया है। मतलब कोई भी किसी भी फील्ड से क्वेश्चन आपके पास आ जाए, उसका आंसर आपके पास में है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और समूची गोलापुर सेवा कल्याण ग्रुप की ओर से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने समागत सभी युवा यूथ के लिए आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, और निश्चित ही वे एक निश्चित पायदान को प्राप्त होंगे और अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको भी प्राप्त करेंगे। और बिल्कुल। अब इसके आगे मैं जो आपने लिंक भेजने की बात कही थी वो आपने भेज दी क्या? मैं भेज दूं या आप भेज रहे हैं, जैसा भी आप बोले। हाँ ठीक है, वो आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं भेज देता हूँ बच्चों के लिए। और अब मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री चैट विद्युत बॉक्स में डाल देता हूँ सर, चैट बॉक्स में। हाँ चैट बॉक्स पे डाल दीजिए सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये चैट बॉक्स में अ, लिंक आ गई है बच्चों, आप इससे जानकारी भी, मतलब आपका जो किसी का सवाल भी था इस पे, तो वो आप इसमें फिल करके हाँ जिनका भी आप, सवाल है तो वो, और नहीं भी है तो भी ये बुक हाँ बहुत मतलब अच्छी कि है, सभी बहुत के काम लायक की है। बुक है, हाँ और ये ये एक पढ़ना लाइफ चाहिए के हमें। बारे में, जी सिखाने जी, वाली बुक है। जो भी तो अच्छी पुस्तकें होती हैं उनको रीड हमें जरूर करना चाहिए। जी जी जी। उससे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे विचार, और कहना चाहिए अच्छा दिशा निर्देश हमें प्राप्त होता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री विद्युत जी जैन साहब के लिए, जो कि आईटी फील्ड से ही हमारे बीच में है, और बहुत सारे विचार बच्चों के मन में रहते हैं आईटी फील्ड को लेकर के, तो वे आए और अपनी बात रखें। चूंकि हमारा सेशन 5:30 तक चलना है, लेकिन इस बीच में भी यदि किसी को कोई भी प्रश्न यदि आते हैं तो वे अपने प्रश्न इस चैट बॉक्स में लिख करके और उनको उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। माननीय श्री विद्युत जी जैन सिंह। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं गोलापुर सेवा कल्याण ग्रुप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊंगा अबाउट आईटी एंड प्रोग्रामिंग के बारे में। सो बेसिकली जैसे हमें आपस में कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करना है, बातचीत करनी है, तो एक लैंग्वेज का जनरली हम यूज करते हैं, जैसे सर ने भी बताया, काफी सारी चीजें डिस्कस हुई प्रीवियसली। सो लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ एटसेट्रा। इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है किसी। लेकिन जब अपन कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो मेनली हमें वहां पे
एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमें वहां पर है। तो जितने भी टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, पेंट ब्रश हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, एक्सेल हो, अभी हम लोग वेबएक्स यूज कर रहे हैं, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इवन गूगल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उन मार्केट्स में जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर्स में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, किसी भी टाइप से सॉफ्टवेयर्स हो चाहे वो, तो उन सबको तैयार करने के लिए जनरली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। सिंपल सिंपल वे में इट मींस दैट कि इफ वी वांट टू क्रिएट और डेवलप एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, देन वी हैव टू यूज पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग की बात करें तो इनिशियल हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, एल्गोल, पास्कल, फोर्ट्रान, बी लैंग्वेज भी थी, एक एडा थी, जिन्होंने शुरुआत की थी प्रोग्रामिंग करने की। तो ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस मार्केट में आई। तो लैंग्वेजेस को अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, है ना। और अभी आप कोर्सेज भी काफी सारी सुनते होंगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस कोर्स, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, है ना। ये सभी चीजें जो है ना पूरी की पूरी आईटी की है। सो बेसिकली आईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको मतलब एंटर करने के लिए। लेकिन मेन पार्ट यहाँ पर ये होता है कि आपको सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आईटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेनली फोकस किया जा रहा है। अभी हमारे पास भी काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं या जॉब ऑलरेडी जिनका नॉन आईटी में है वो ऑलरेडी वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो वो आईटी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। फिर मेन पार्ट उनका ये रहता है कि मनी के हिसाब से या पैसा उसमें बहुत ज्यादा है, आईटी में बहुत ज्यादा जो है अपन पैसे गेन कर सकते हैं और जॉब भी बहुत अच्छा उसमें मिल सकता है। तो इस चीज को देखते हुए सभी लोग इसमें आ रहे हैं। तो ये मेरा बोलना ये रहेगा कि ऐसा आपको सबको नहीं करना चाहिए कि यदि इंटरेस्ट है तो ही आए। बिकॉज ऑफ जैसे बीबीए वाले हैं या बीकॉम वाले हैं, एमबीए कर रखा है किसी ने, उसके बाद भी बोले कि हमको आईटी में आना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन इस हिसाब से नहीं है। रीजन इज दैट क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज तो अवेलेबल हैं या अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे हमारे बिजनेसेस को लेकर हो। क्योंकि मतलब ये बोल सकते हैं हम, वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, बिना आईटी के कुछ भी नहीं हो रहा है जनरली। चाहे आप स्कूल्स की बात करें कि किसी का स्कूल है तो उनको बिना आईटी के काम नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं वो एंट्री करनी पड़ेगी या वेबसाइट पे कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, या फिर किसी का कोई भी इंस्टीट्यूशन है या फिर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है या फिर ऑफिस वर्क हो रहा है या फिर किसी की शॉप है, कुछ भी है, वॉट एवर। सो ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें हैं सभी जगह में आईटी का यूज हो रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी फॉर्म से रिलेटेड हो। जैसे अभी अभी सर ने आपको एक लिंक भेजी है, लिंक से आप बुक को डाउनलोड कर पा रहे हो। ये कैसे तैयार किया है? बेसिकली आईटी इंजीनियर इसको तैयार करता है ना, या एक प्रोग्रामर ही आप ये सारी चीजें तैयार करके देता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। मतलब आईटी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक स्कोप है, स्कोप लेके चलता है। तो इसमें आप हार्डवेयर पार्ट्स में हार्डवेयर में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। डेटा एनालिटिक्स मतलब मेनली जैसे आपका प्रोग्रामिंग की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप आईटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटा एनालिटिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी राइट नाउ। तो डेटा एनालाइज किया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा हो गया, बिरला हो गया, या फिर छोटे से छोटा बिजनेस भी चला रहा है, तो वो भी अपने आप को पहले एक पूरी समरी बनाता है कि प्रीवियसली मैंने कितना बिजनेस किया है, आगे मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। तो वो पूरी जो स्ट्रेटजी है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो डेटा एनालिटिक्स में पावर बीआई होता है, जैसे अभी अपन एक्सेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें सारी एंट्रीज वगैरह करते हैं, है ना। तो एक्सेल से भी और अपग्रेडेड माइक्रोसॉफ्ट के ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक पावर बीआई होता है, एक टेब्ल्यू करके एक प्लेटफॉर्म आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यहाँ पर यूज की जाती है, लाइक पाइथन यूज की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं डेटा एनालिटिक्स में जो यूज किए जाते हैं। अब
आईटी की बात करें तो जैसे एक अपन अलग अलग मैं पार्ट्स बता रहा हूँ, लाइक फर्स्ट पार्ट इज इट्स स्टैंड अलोन डेवलपमेंट होता है। इसमें स्टैंड अलोन डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे अभी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, पेंट ब्रश यूज कर रहे हो, नोटपैड यूज कर रहे हो, छोटा सा सॉफ्टवेयर सबने यूज किया होगा ऑलमोस्ट। तो पेंट ब्रश हम यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, वर्ड पैड यूज करते हैं, जो भी ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उसी कंप्यूटर पे चलते हैं, स्टैंड अलोन वाला पार्ट है ना। तो इसके लिए जब इसको डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। आप चाहें तो जावा प्रोग्रामिंग इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके लिए सिलेक्ट करते हैं। ये मेन प्रोग्रामिंग है जिनके थ्रू डेस्कटॉप डेवलपमेंट होता है। जावा और पाइथन ये मेन प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या जो हम लोग छोटे छोटे एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे यूज करते हैं उसमें आप जा सकते हैं। एक ये ऑप्शन होता है। दूसरे टाइप के होते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी कि मेनली बोल सकते हैं हम इंटरनेट के थ्रू, लिंक्स के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। ये भी एक वेब वाला पार्ट है। वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो भी हमारी कनेक्टिविटी होती है, ये हमारे एक सेकेंड डेवलपमेंट होता है। इसके लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जा सकते हैं या करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी एक्चुअली क्या रहता है कि अपने को फोकस करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, कि किस टाइप के हमें। कई लोगों को गेम डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमको गेम बनाना है, क्यों? क्योंकि गेम्स खेलते हैं तो वो भी इंटरेस्ट होता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेकंड जो ऑप्शन है मैंने बताया अभी आपको, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के लगभग 3 से 4 पार्ट में इसको तैयार किया गया है। वेब डेवलपमेंट में एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट, और एक होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर विजिबल हूँ, आपको स्क्रीन विजिबल है, हमारे सॉफ्टवेयर जो भी सामने आपको दिख रहा है, ये सब फ्रंट एंड वाला पार्ट। तो ये डिजाइनिंग वाले पार्ट में आता है, और जो कुछ भी आपको विजिबिलिटी हो रही है, जो इंटरफेस हमारा हो रहा है, ये सब हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मेन जो इनिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं HTML होता है, CSS होता है, एक बूटस्ट्रैप करके फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क्स और भी हैं, टेलविंड CSS भी हैं, और भी काफी सारे हैं। तो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, और इसमें एक और टेक्नोलॉजीज भी बहुत सारे या टूल्स हैं, जैसे एक रिएक्ट JS करके आता है, एक रिएक्ट JS है ना, काफी आपने नाम हो सकता है IT वालों ने सुना हो। तो रिएक्ट JS है, इसके अलावा एंगुलर JS है, Vue.js है। अभी मार्केट में जावा स्क्रिप्ट के बेस पर बहुत सारे लाइब्रेरीज और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, जिसे मैंने बताया ना आपको, रिएक्ट JS, एंगुलर JS, Vue.js, Ember.js, Electron.js, Node.js है ना, ऐसे बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट के टूल्स हैं। तो ये फ्रंट एंड के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है। Node.js जो है वो बैक एंड के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा बैकएंड वाले पार्ट के लिए हम जावा प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। रूबी में अच्छा स्कोप है, रूबी एक लैंग्वेज है। आर में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आर के साथ भी जा सकते हो। जावा तो बेस्ट ही है, मतलब ये समझो कि जावा एक ऐसा पार्ट है जिसमें किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, बेस्ट लैंग्वेज। यदि आप जावा में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा हैवी पार्ट रहता है जावा का, स्ट्रॉन्ग रहता है इसमें, जो पार्ट रहते हैं हमारे जावा के बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। तो जावा एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है यदि सिर्फ जावा में जाना चाहते हैं तो। मैं आपको गाइड करूंगा कि यदि आप किसी भी IT सेक्टर में जाना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करते हैं तो उसी प्रोग्रामिंग पे ही फोकस करें। आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग पे फोकस ना करें कि मुझे जावा भी लर्न करना है, PHP भी लर्न करना है, रूबी में भी जाना है, आर में भी जाना है, या पाइथन में भी जाना है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको नहीं रखने हैं, आपको इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। यदि आप मल्टीपल में जाओगे तो आप मतलब बोल सकते हैं ना, कहीं के नहीं रह जाओगे कि किस पे फोकस करें, है ना। तो एक पे पर्टिकुलर आप फोकस करें, चाहे वो जावा सेलेक्ट करें, चाहे पाइथन सेलेक्ट करें, या कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, तो ऐसे आप उसमें जा सकते हैं। तीसरा पार्ट होता है हमारा वेब में ही होता है एक इंटरप्राइज डेवलपमेंट। इंटरप्राइज डेवलपमेंट का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे बिरला की बात करें तो आदित्य बिरला के हमारे पास बहुत सारे क्लॉथ्स वेयर्स भी आते हैं, या वोडाफोन आइडिया का भी बोल सकते हैं, या आइडिया भी जो चलता था प्रीवियसली मोबाइल, उसमें भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बिरला ग्रुप के बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी से बोल सकते हैं। तो इस सबको मेंटेन करने के लिए इंटरप्राइज डेवलपमेंट किया जाता है। या फिर रिलायंस को ले लें हम, या फिर टाटा को ले लें हम, इन सबकी नंबर ऑफ कंपनीज हैं, सब पार्ट्स हैं। इन सबके जो है किसी भी डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इट इज इंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जावा डेवलपमेंट।
पाइथन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्कोप पाइथन में नहीं है यदि एंटरप्राइज में आप जाना चाहते हैं तो, है ना। लेकिन जावा उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद फुल स्टैक की बात करें तो फुल स्टैक में 3 पार्ट मेनली यहाँ पर फोकस किए जाते हैं। एक होता है फ्रंट एंड वाला पार्ट, एक होता है बैक एंड वाला पार्ट, और एक होता है इन दोनों का कोलेब्रेशन करने के लिए डेटाबेस, जहां पे सारा डेटा स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एंट्री की, कोई गूगल फॉर्म फिल किया, 50 लोगों ने एंट्री की, और वो सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गया, या तो एक्सेल शीट में स्टोर हो गया या डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो ये डेटाबेस मतलब मल्टीपल डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हो सकता है। इसी में आईटी का अगला पार्ट एक और हो सकता है कि आप देखो, एक तो फ्रंट एंड में जा सकते हो, बैक एंड में जा सकते हो, फुल स्टैक में जा सकते हो, एज अ डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। डेटा साइंटिस्ट में मेनली पार्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो कि पार्ट क्या रहता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो वर्क करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जा सकते हो। एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बोल सकते हैं। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसमें और ज्यादा आप रिसर्च वाले पार्ट में जाते हो, प्रोडिक्शन लेवल में जाते हो, फोरकास्टिंग सिनेरियो में जाते हो, है ना। जैसे भविष्यवाणियां होती हैं इस चीज को लेके, मतलब भविष्यवाणियां सिर्फ अपन ये नहीं बोले कि बारिश होनी है तो वो भविष्यवाणी वो एक छोटा सा पार्ट है ना। या फिर मौसम की जानकारी हमको मिलती है, वो एक छोटा सा पार्ट है। प्रेडिक्शन हर जगह पर होती है, भविष्यवाणी हर जगह पर होती है, तो इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग मतलब मशीन को सिखा देना। जैसे अभी हमारे इंटेलिजेंस होते हैं, हम इंटेलिजेंस के थ्रू सारा काम कर सकते हैं, तो ऐसी मशीन को सिखा देना मशीन लर्निंग होती है। अब देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इन पे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, मतलब बोलना चाहे तो पूरा दिन बोल सकते हैं, इतना सारा पार्ट है इसके अंदर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा भी पार्ट होता है डेटा साइंटिस्ट का, मैंने बताया आपको। मशीन लर्निंग, एमएल और डीएल पे भी बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जॉब में ही उसमें करियर बना सकते हो। मतलब यदि आप सोचें कि मुझे आईटी में जाना है तो सिर्फ जॉब के पर्पज से ही आप, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं आईटी में लर्न करके अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का बिजनेस है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं तो पूरा आईटी डेवलपमेंट है, सेल्फ भी पूरा डेवलप करते हैं, सारी चीजें अपने हिसाब से चलाते हैं। तो आईटी मतलब ये समझो कि ए से लेके जेड तक जो भी सॉल्यूशन है वो सर है। चाहे वो व्हीकल हो, मोटर व्हीकल हो, कार्स हो, स्कूटर्स हो, बाइक्स हो, व्हाटएवर। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें वहां पे जो है रिक्वायर्ड होती है, आईटी वहां पे यूज होता है, ठीक है। लाइक अपन बोल सकते हैं कि जैसे अभी रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं, या कार में म्यूजिक सिस्टम है, या कार में चिप लगी हैं उसके थ्रू हमको लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं आईटी के हैं, है ना। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो और ज्यादा डीप में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप भी उसमें आना चाहते हैं आईटी में, तो जो अभी आप जहां से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें आप मिल सकते हो, आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट भी है infovian.com करके, मैं इसमें लिंक डाल दे रहा हूँ, तो इसमें भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज इंदौर में बहुत बड़ा ग्रुप है, हमारी ब्रांचेस भी हैं जहाँ पे हम पूरी आईटी की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू ऑल। कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो। वैसे साइबर सिक्योरिटी का भी बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो देखो पार्ट बहुत बड़ा है साइबर को लेके यदि हम बात करें तो जितनी भी इंटरनेट के थ्रू जो कुछ भी काम हो रहा है वो एक साइबर का काम है, और इसमें काफी सारे अटैक्स होते हैं, मतलब फ्रॉड एक्टिविटीज भी होती हैं, है ना। तो उसको सिक्योर कैसे करना है, साइबर क्राइम्स जितने भी हो रहे हैं उन सबको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, या एक जॉब होती है, प्रोफाइल होती है। तो ये गवर्नमेंट में भी होती है और नॉन गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। गवर्नमेंट में भी इनके एग्जाम्स अलग से निकाले जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी होल्डर होना चाहिए, आपको काफी सारी चीजें आना चाहिए। क्रैक्स कैसे करते हैं, हैक्स कैसे करते हैं, उनको सिक्योर कैसे करें, सिक्योरिटी कैसे लगाएं, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। इनके भी काफी सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी यूनिवर्सिटीज भी ये प्रोवाइड करती हैं।
लाइक पारुल यूनिवर्सिटी करके भी है एक गुजरात में, वो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, और काफी सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो साइबर सिक्योरिटी बीटेक के साथ प्रोवाइड करती हैं। और स्ट्रीमिंग भी आज तो अभी बीसीए वगैरह में भी स्ट्रीमिंग आ चुकी है, जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आईटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। किसी का क्वेश्चन हो आईटी से रिलेटेड बेसिक लेवल का तो थोड़ा सा मैं टाइम लेते हुए आपको बता सकता हूँ। ओके, सो वेब डेवलपमेंट को लर्न करने के लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट होगा, प्रियांशु का क्वेश्चन है। सो अप्रोक्सीमेट डिपेंड्स ऑन यू। बेसिकली हमें बेसिक जो वेब डेवलपमेंट होता है लाइक स्टैटिक, इसमें दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है स्टैटिक डेवलपमेंट, एक होता है डायनेमिक डेवलपमेंट। तो स्टैटिक डेवलपमेंट को लर्न करने के लिए अप्रोक्सीमेट 30 आवर्स में आप पूरा लर्न कर सकते हैं। 30 to 45 आवर्स में आप पूरा लर्न कर सकते हैं, जिसमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट ये मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। किसी भी वेब डेवलपमेंट में जाते हैं, चाहे वो आप .NET के साथ जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ASP के साथ जाएं, PHP के साथ जाएं, JSP के साथ जाएं, जावा के साथ जाएं, सभी के साथ आपको ये मेन डायनेमिक प्लेटफॉर्म में आपको सेलेक्ट करना होगा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए या बैक एंड डेवलपर के लिए। यदि फ्रंट एंड में जाते हैं तो अभी मैंने नाम लिए थे रिएक्ट JS, एंगुलर JS, व्यू JS। इसमें लगभग अपने को 4 मंथ यानी कि 120 आवर्स अप्रोक्सीमेट अपन को पूरा मिला के देना होता। फुल स्टैक के लिए लगभग 5 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। 5 मंथ्स लगभग 150 आवर्स रिक्वायर्ड रहेगा आपको उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, और उसमें आप परफेक्ट हो सकते हो। और मेन यहाँ पे पार्ट होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली पार्ट पे जाएंगे उतना ज्यादा परफेक्शन रहेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार गाइड कर दिया और उसको लेके अपन कंटिन्यू करें, है ना। तो गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ साथ आपको सारा ही डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे ही, है ना। और एनीवन एल्स? ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, देखो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैंने कुछ बुक्स तैयार की हुई हैं। एक प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग की बुक मैंने तैयार की है, लिखी हुई है। जावा की एक प्रोग्रामिंग बुक लिखी हुई है, हाइबरनेट करके एक फ्रेमवर्क आता है उसकी बुक लिखी हुई है, और वेब डेवलपमेंट की भी बुक लिखी हुई है। लगभग 4 से 5 मेरी बुक्स हैं। तो अभी तक का जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जावा में जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ जावा थोड़ी सी स्ट्रांग है। यदि स्ट्रांग से आप तैयार ही करते हैं तो आगे किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट कंपनी में आता है या आपको डेवलप करना है तो आप उस पर आसानी से मूव कर सकते हैं। सो जावा, मैं इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे जावा बेस्ट है। आप पाइथन में जाना चाहें तो पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है पाइथन के लिए, यदि पाइथन में जाना चाहें तो। बाकी सभी टाइप के डेवलपमेंट जावा में पॉसिबल है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह विद्युत जी जैन साहब। अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों को निर्णय लेने में सहयोग प्रदान किया है, और आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त किया जाता है। जिसके समापन से पूर्व समागत सभी अतिथियों का और हमारे जो मुख्य वक्ता जिन्हें आज आतिथ्य प्रदान किया है उन सभी का यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए मैं अर्पणा कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर राकेश जी जैन साहब को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और आभार व्यक्त करें। सभी को जय जिनेन्द्र। गोला पूरब सेवा कल्याण ग्रुप द्वारा ऑनलाइन करियर काउंसलिंग आयोजित किया गया। इसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर विपिन जैन, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में विशेषकर चुनावी कार्यक्रम में से समय निकालते हुए हमें हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, उनका मैं मेरे ग्रुप की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान नरेंद्र जैन साहब ने की। उन्होंने भी हमें अपने व्यस्ततम समय में से समय दिया। हमारा सेवा कल्याण ग्रुप उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। वक्ता के रूप में श्रीमान सौरभ जैन साहब, श्रीमान दीपक कनौदिया जी, श्रीमान विद्युत जैन साहब
इन्होंने अपना बहुमूल्य वक्तव्य दिया और यहाँ पधारे। यहाँ आकर के उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को संबोधित किया। निश्चित रूप से उनके द्वारा दिए वक्तव्य से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलेगा और वो अपने जीवन का जो इस लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। हम इन तीनों लोगों का भी सेवा कल्याण ग्रुप की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसमें जुड़े हुए सभी विद्यार्थी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वो भी बधाई के पात्र हैं और सेवा कल्याण ग्रुप उनका भी आभार व्यक्त करता है। आपने हमें सुना और आगे भी भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमारे जो मैसेज व्हाट्सएप पे दिया था उसमें जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके अपनी समस्याओं को हमें दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी हर समस्या का हल निकालने। और हमारे यहाँ पधारे राजीव जी निराला जी, रविंद्र जी, अनिल जी, राजेश जी और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से गति प्रदान की संचालित किया हमारे डॉक्टर भरत शास्त्री जी द्वारा, तो इनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से संचालन ही एक रीढ़ की हड्डी होती है और विशेषकर मैं भरत शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम का संचालन किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।